अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदरवाइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में पेश करेंगे हैरतनाक और दिलचस्प कहानी काला कफन का 8वां हिस्सा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पुरस्रार साया इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे वो मेरी रहनुमाई कर रहा हो और मैं भी शायद उसके सहर में गिरफ्तार था। थोड़े बहुत खौफ का एहसास तो होता है, लेकिन मैं हर एहसास से बेनियाज अब उस साए का ताकुब कर रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं बिल्कुल अजनबी रास्तों पर जा रहा हूं। हालांकि उस इमारत को मैंने काफ़ी हद तक देखा था, लेकिन उस वक्त जिन रास्तों से गुजरा था वो बिल्कुल ही नए और अजनबी मालूम हो रहे थे। वसी और अरीज राहदारी जिसकी दीवारें और छतों का रंग स्याह पड़ चुका था, लकड़ी के बने दरवाजे और ऊंची ऊंची खिड़कियां। कुर्बा जवार में चंद कुर्सियां, लैंप और कराकरी का कुछ सामान भी नजर आ रहा था। दीवारों पर रोगनी तस्वीरें जिनके रंग और नकूश मध्यम पड़ चुके थे। तस्वीरों के गिर्द लंबी लंबी स्याह मोमबत्तियां रोशन थीं और उनके झिलमिलाती कांपती रोशनी में ये तस्वीरें और भयानक नजर आ रही थीं। उनके फ्रेम बेहद खूबसूरत और मजबूत थे। तकरीबन 50 से 60 फीट लंबी उस राहदारी को अबूर करते हुए मैंने ये तमाम अजीबोगरीब चीज़ें देखीं। मेरे हवास भी बहाल थे और हर तरह का खौफ मेरे दिल से निकल चुका था। हालांकि ये सब कुछ देख रहा था, सोच रहा था, लेकिन इसके बावजूद एक सहरजदगी की कैफियत मुझ पर बेशक सवार थी। यहाँ तक कि मैं उस सफ़ेद साए को भी भूल गया जिसकी वजह से मैंने इस ताकुब का आगाज़ किया था। यहाँ जो चीज़ें मौजूद थी उन्हें देखकर ही मैं सब कुछ भूल गया। अचानक ही मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ उभरी और उस आवाज़ ने मुझे एक बार फिर होशो हवास की दुनिया में ला फेंका। मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। आवाज़ साए से आ रही थी। ये कोई अजीब से साज की आवाज़ थी, कांपती, लंबी और सुरीली आवाज़, लेकिन उसमें एक रिदम था। बजाने वाला यकीनी तौर पर माहिर फनकार था, क्योंकि चंद ही लम्हों के बाद मुझ पर खुद फरामोशी की सी कैफियत छाने लगी। जिस तरह नाग बीन बजाने वाले के सामने मस्त हो जाता है, मेरा भी यही हाल था। रात के उस हौलनाक सन्नाटे में किसी नामालूम हस्ती के यूं साज बजाने से मुझ पर दहशत के बजाय फरहत का हमला हुआ था। दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा हो गई थी। मैं आगे बढ़ा और उस दरवाजे तक पहुंच गया जो सामने नजर आ रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और उससे रोशनी नजर आई, लेकिन ये रोशनी मोमबत्तियों की नहीं थी। दरवाज़ा खुलते ही यूं मालूम हुआ जैसे साज की आवाज़ पीछे हट गई हो। मैंने सामने देखा और एक एक कदम आगे बढ़ गया, लेकिन अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे वहाँ कोई मौजूद हो। रोशनी कमरे के तमाम गोशों को मुनव्वर किए हुए थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे ये कमरा सदियों से बंद पड़ा है। साज की आवाज़ें बंद हो गई थी। ऐसा हौलनाक सन्नाटा जो असाब को चीरता हुआ रूह को जख्मी किए देता था। आवाज़ों के रुक जाने से यूं महसूस होता था जैसे कोई खौफनाक वाक़या अमल में आने वाला हो। मेरी छठी हिस्स बता रही थी कि इस खामोशी में भी कोई राज छुपा हुआ है। अचानक ही मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये असाब शिकन खामोशी दूर हो जाए और वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दोबारा सुनाई दे। ये खामोशी उन आवाज़ों से ज़्यादा भयानक और पुरखतर लग रही थी। शायद उसकी वजह यह है कि आवाज़ों के बगैर उस कमरे की हैबत का एहसास शऊर को नहीं होता था जो दिलो दिमाग में बैठी हुई थी। फिर बेख्तियार मेरे अंदर जोशो खरोश की एक नाकाबिले बर्दाश्त लहर नमदार हुई। मैंने पिस्तौल जेब में रखा। हालांकि कमरे में रोशनी थी, लेकिन इसके साथ ही मैंने टॉर्च रोशन कर ली और फिर कमरे की दीवार के साथ साथ कमरे का चक्कर लगाने लगा। मैंने पागलों की तरह दीवार पर घोंसे मारे और पैरों से फर्श बजाया, लेकिन दीवारें और संगीन फर्श के अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकली। जनूबी दीवार पर बहुत बड़े आतिशदान के करीब खिड़कियां नजर आ रही थी। मैंने उन खिड़कियों के बंद दरवाज़ों का मुआयना किया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं मालूम हुई जो मैं देखना चाहता था कि यहाँ क्या है। आतिशदान में जली हुई लकड़ियों का जला हुआ बरादा बिखरा हुआ था। आतिशदान बुर्ज से कहीं ज़्यादा बड़ा था। मैंने उसमें गर्दन डालकर ऊपर चिमनी की तरफ देखा। चिमनी बहुत ऊंची और तारीक थी, लेकिन दरमियान में एक मोटा सा रस्सा लटक रहा था। आतिशदान की दीवार के साथ साथ लोहे के कई कड़े गढ़े हुए थे। उन कड़ों में 2-2 फीट लंबी जंजीरें बंधी हुई थी। मैं हैरान हो गया। उन जंजीरों और कड़ों का मकसद मुझे समझ में नहीं आया था। इसी आलम में मैंने फैसला किया कि दिन की रोशनी में उस चिमनी का बगौर जायजा लूंगा। न जाने क्यों छठी इस ये बता रही थी कि उन पर इसरार आवाज़ों का राज इस चिमनी के सीने में छुपा हुआ है। चुनाचे मेरी मुतजस्सिस निगाहें कुर्बा जवार का जायजा लेती रहीं। फिर अचानक आतिशदान के अंदर मुझे एक और चीज़ नजर आई जिस पर नज़र डालते ही रोंगटे खड़े हो गए। ये आतिशदान राख को रेदने और राख हटाने वाली लोहे की मोटी और लंबी सुलाख थी। उसके एक सिरे पर बिल्कुल ताज़ा खून जमा हुआ था। मैं उस पर झुक गया और उसका जायजा लेने लगा। बहुत देर तक मैं हाथ लगाए बगैर उसे झुककर करीब से देखता रहा। खून ना सिर्फ हत्ती पर जमा हुआ था बल्कि सुलाख के निचले और दरमियानी हिस्सा पर भी मौजूद था। मैं सोच में डूब गया। क्या यह सुलाख इससे पहले भी यहाँ पड़ी हुई थी? लेकिन इस पर ताज़ा खून के धब्बे कहाँ से आए?
یہ خون انسان کا ہے یا پھر؟ اسی قسم کے کئی سوال میرے ذہن میں بجلی کی مانند آئے۔ اگر یہ سوراخ پہلے یہاں موجود نہیں تھی تو اسے کون یہاں لایا؟ اور وہ کمرے میں کس وقت اور کس راستے سے داخل ہوا؟ کیا اس چمنی کے راستے کوئی یہاں آتا ہے؟ یہ خون ممکن ہے ہم لوگوں کو جو یہاں اس عمارت میں اس وقت موجود تھے خوفزدہ کرنے کے لیے سوراخ پر لگایا گیا ہو۔ اس احساس نے میرے ذہن میں کچھ اور کرید پیدا کر دی۔ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، تم لوگ جو کوئی بھی ہو دوستو، یہ سمجھ لو کہ تمہارے آخری لمحات قریب آ گئے ہیں اور اب تم کم از کم مجھ سے نہیں بچ سکو گے۔ سمجھ رہے ہو؟ میں تم سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ تم کوئی بھی ہو میرے سامنے آ کر مجھ سے بات کرو، دیکھتا ہوں تم کس طرح یہاں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اب جب میں اس عمارت میں آ گیا ہوں تو تمہاری ہر سازش ختم کر کے ہی یہاں سے واپس جاؤں گا۔ میں نے جھک کر خون آلودہ سلاخ اٹھائی، لیکن سلاخ کو چھوتے ہی جیسے خوفناک زلزلہ آ گیا۔ کمرہ بھیانک آوازوں سے گونج اٹھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بے شمار بدروہیں خوفناک آوازوں کے ساتھ میرے ارد گرد رقصاں ہو گئی ہیں۔ وہ چاروں طرف سے مجھ پر حملے کر رہی تھی۔ میں نے بے اختیار سلاخ فرش پر دے ماری۔ ایک خوفناک آواز آئی۔ جس جگہ سلاخ زمین پر گری تھی وہاں سے تازہ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ایسا لگا جیسے میں نے سلاخ زمین پر نہ ماری ہو بلکہ کسی کے سینے میں گھونپتی ہو۔ خون کے اس فوارے کے بے شمار چھینٹے میرے پر پڑے تو میری اعصابی قوت ساتھ چھوڑ گئی اور دوسرے ہی لمحے میں نے کمرے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ دروازے کے قریب پہنچا، جمال یزدانی کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ میں اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ جمال یزدانی نے مجھے سنبھالا اور بولا، یہ رات میں تم اٹھ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ کہنے لگا، میں لاتا ہوں لیکن تم۔ میں نے کہا، پلیز مجھے پانی پلاؤ، اور جمال یزدانی پانی لینے کے لیے دوڑ گیا۔ اسے صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ پانی پلانے کے بعد جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی۔ اس نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تم خود میری وجہ سے ان الجھنوں کا شکار ہوئے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا، صرف مجھے؟ بہرحال میرا مسئلہ تو بالکل مختلف ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا؟ میں نے کہا، بس تم یہ سمجھ لو کہ میرے ذہن میں دیوانگی آ گئی تھی۔ اس نے کہا، مطلب؟ میں نے کہا کہ میں اس کمرے کی تلاش میں گیا تھا۔ اس نے کہا، اکیلے؟ میں نے کہا، اور کیا؟ اس نے کہا، مجھے کیوں نہ جگایا؟ میں نے کہا، کیا فائدہ؟ وہ بولا، کیوں؟ فائدہ نقصان کیا میں نہیں رہتا ہے؟ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا تو تم مجھے جگا لیتے، کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا؟ خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ کیا اچھا ہوتا ہے اور کیا برا ہوتا، لیکن بہرحال میں اس کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ داخل ہو گئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو پھر؟ واقعی وہاں کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس نے کہا، تم نے واقعی اس وقت کمال کر ڈالا۔ میں نے کہا، کیوں؟ ارے بھائی، تم تنہا اس کمرے میں گئے اور وہ بھی رات کے اس پہر، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا تو؟ اچھا خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہاں تم نے کمرے میں کیا دیکھا؟ میں نے کہا، ایسی پراسرار انوکھی چیزیں جن کے بارے میں شاید میں خود بھی ابھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا، مثلاً مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اور جواب میں نے جمال یزدانی کو ساری تفصیلات سنا دیں، اور پھر میں نے کہا کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے۔ یقیناً یہ کچھ ایسے لوگوں کا کام ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ بیچارہ سجاد فضلی خاتون فاخرہ سے شادی کرے، لیکن دوست اب ہونا وہی چاہیے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ سجاد فضلی کو خاتون فاخرہ سے شادی کرنا ہوگی اور ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے۔ اس نے کہا، کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو، ویسے وہ لوگ جاگے نہیں ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر میں نے سجاد فضلی کو ساری کہانی سنائی تو وہ دنگ رہ گیا۔ رمضان تو تھر تھر کانپنے لگا۔ جواد فضلی نے کہا، تم بے انتہا بہادر آدمی معلوم ہوتے ہو دوست۔ میں نے بھائی صاحب سے یہی کہا تھا کہ یہ شخص مجھے بڑا بہادر معلوم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آ جائے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اس طرح خطرے کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آؤ، کیا تم لوگ اس کمرے میں جانے کی ہمت کرو گے؟ وہ بولے، کیوں نہیں؟ تو پھر آؤ، تمہیں اس سلاخ کے ٹکڑے اور زمین سے ابلنے والے خون دکھاؤں۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ میں نے بہادری کے ساتھ آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرہ پہلے کی طرح صاف اور خالی تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہاں نہ خون تھا نہ سلاخ تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ سلاخ آتش دان کے اندر پڑی ہوئی تھی، لیکن اس پر نہ خون کے دھبے تھے نہ وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ بڑی عجیب شرمندگی بھی ہوئی اور میں سخت پریشان ہو گیا۔ سجاد فضلی، جواد، سب لوگ چند لمحات تو وہاں کھڑے رہے۔ پھر سجاد فضلی نے کہا، آؤ واپس چلتے ہیں۔ میں باہر نکلا تو میرے ذہن پر ایک عجیب سا تردد سوار تھا۔ میں باہر آنے کے بعد شرمندگی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا تو سجاد فضلی نے کہا، ہم جن حالات میں گھرے ہوئے ہیں ان میں اس واقعہ کا اس طرح ہو جانا حیرانی کا باعث نہیں ہے۔ تم اس پر زیادہ توجہ نہ دو اور اپنا دل خراب نہ کرو۔ پھر 10:30 بجے کے بعد ایک شخص اس عمارت کے دروازے کے پاس کھڑا نظر آیا، سہما سہما، ڈرا ڈرا۔ اندر پہنچا تھا۔ اس وقت ہم عمارت کے برآمدے میں ہی موجود تھے۔
آنے والے نے سجاد فضلی کو سلام کیا تو سجاد فضلی بولا، ہاں رحیم خان کیا بات ہے؟ اس نے کہا، صاحب جی بی بی صاحب نے آپ کو بلایا ہے، دوپہر کا کھانا آپ ان کے ساتھ ہی کھائیے۔ سجاد فضلی نے کہا، اوہو اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا، جواد صاحب کو بھی بلایا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، جواد صاحب بھی آئیں گے، سجاد نے کہا اور ملازم چلا گیا۔ تب سجاد نے کہا، فاخرہ اکثر لوگوں کی دعوت کرتی رہتی ہے، وہ اس بات پر ہم سے سخت ناراض ہے کہ ہم خطرہ مول لے کر اس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں۔ اس کے تاثرات بڑے عجیب ہیں، اپنا خاندانی مکان ہونے کی وجہ سے وہ اس سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن بہرحال یہاں ہونے والے واقعات اور حالات سے کبھی کبھی خوفزدہ بھی ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ دونوں تیار ہو کر نکل گئے اور رمضان سے کہہ گئے کہ وہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ رمضان باورچی خانے میں چلا گیا تو میں نے جمال یزدانی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا خیال ہے یزدانی، ہم اپنا کام شروع کریں؟ یزدانی کے اندر ایک ہچکچاہٹ سی تھی۔ اس نے کہا، کس طرح؟ میں نے کہا، مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے جمال جیسے تم ان حالات اور واقعات سے بددل ہوتے جا رہے ہو۔ جمال نے فوراً ہی جواب نہ دیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کچھ امید ہے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر ٹھیک ہے، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں صورتحال کوئی مشکل شکل نہ اختیار کر جائے۔ میں نے کہا، اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک میں مکمل طور پر اس بات پر اتفاق نہیں رکھتا کہ یہ سب کچھ آسیبی کارنامے ہیں۔ اس نے کہا، تو پھر آؤ ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ عمارت کے ارد گرد کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی، وہ دور دور تک کوئی انسان ادھر ادھر نظر نہیں آتا تھا۔ نزدیک ترین بستی جس میں فاخرہ رہتی تھی یعنی ریاض پور، یہاں سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ ہمیں اس عمارت کی صحیح تاریخ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، جیسا کہ یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ یہ عمارت فاخرہ کے بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں اور بھی تھوڑی بہت معلومات ملنی چاہیے تھی۔ کوئی ایسی عمر رسیدہ شخصیت جو یہاں بہت پہلے سے رہتی ہو، اس سے معلومات حاصل ہوں تو کچھ کام بنے۔ رمضان نے دوپہر کا کھانا تیار کر دیا۔ میں نے اور جمال یزدانی نے اپنے ہی کمرے میں کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے جمال یزدانی سے کہا، کیا خیال ہے دوست، ہمت کرنی ہے؟ جمال یزدانی نے عجیب سے لہجے میں کہا، کیسی ہمت؟ میں نے کہا، یار کمال ہے، اس سے پہلے تو میں نے تمہیں اتنا بزدل نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، بس یوں سمجھ لو کہ ان حالات سے نہ جانے کیوں میری طبیعت کچھ الجھی سی ہے۔ میں نے کہا، آؤ ذرا اس کمرے کی چھت پر دیکھتے ہیں، میں نے تمہیں چمنی کے بارے میں بتایا تھا نا؟ ہاں تو پھر آؤ۔ اور اس کے بعد ہم دونوں نے کمرے کی چھت پر جانے کا راستہ تلاش کیا، راستہ نہیں ملا، البتہ ایک سیڑھی دستیاب ہو گئی جس کو لگا کر ہم کمرے کی چھت پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد خوب اچھی طرح دور دور تک اس پوری عمارت کو چھتوں پر دیکھا، لیکن وہاں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ اوپر پہنچنے کے بعد میں نے چمنی کے اندر جھانکا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آواز کدھر سے آتی ہے۔ اگر یہ آواز کسی مشین سے سنائی دیتی تو وہ مشین آخر کہاں چھپائی جا سکتی ہے؟ سوراخ سے خون کا نکل آنا ایسی کوئی مشکل بات نہیں تھی، کوئی بھی شوخی باز ایسی چیزیں تیار کر سکتا تھا۔ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز دبائی گئی ہو جس سے خون ابل پڑے، لیکن بہرحال یہ سارے احساسات کچے تھے اور ان کے بارے میں زیادہ اعتماد کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے جمال یزدانی سے کہا، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اس نے کہا، میں تو بس دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ہی اچھا ماہر جاسوس روحوں کی نگرانی کر رہا ہو اور پراسرار آدمیوں کے خلاف کام کر رہا ہو۔ ویسے یار ایک بات کہو، کاروبار کتنا اچھا ہے، تم نے سڑکوں پر بڑے بڑے بورڈ لگے دیکھے ہوں گے، لوگ باقاعدہ کاروبار کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دلچسپ مشغلہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ روحانی جاسوسی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں ہنس پڑا، نہ جانے کیوں میرے ذہن میں کسی آواز ابھری۔ اب جب کہ مرشد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں خود آگے بڑھ کر اس تمام صورتحال کا جائزہ لوں اور اپنے آپ کو ایسی شخصیتوں میں ڈھال کر تجزیہ کرتا رہوں، تو کیوں نہ واقعی جمال یزدانی کے کہنے کے مطابق عمل کیا جائے۔ جمال یزدانی اگر مجھے شاہد سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، اس روپ میں بھی کیا برا ہو، بلکہ مجھے تو صرف ان کے حالات کے بارے میں اندازہ لگانا ہے۔ جمال یزدانی نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا، کیوں، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ میں نے کہا، نہیں واقعی میں تمہاری تجویز پر غور کر رہا ہوں، کیا تم یقین کرو گے شاہد کہ میں کتنی بار اس انداز میں سوچ چکا ہوں؟ کس انداز میں؟ یہی کہ اگر ہم میں ایسا کوئی کاروبار شروع کروں۔ اصل میں بس ایک خرابی ہے، بے شمار دھوکے بازوں نے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے اور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم بالکل ایسا نہیں کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ مختلف لوگوں کے کام آئیں، ان کے سنگین حالات معلوم کر کے ان کی مدد کریں۔ کیسا رہے گا یہ سب کچھ؟ اس نے کہا، میرے خیال میں خاصا اچھا۔ ملاؤ گے ہاتھ؟ اس نے کہا، بشرطے کہ یہاں سے زندہ بچ کر واپس جا سکیں۔ میں نے کہا، ارے واہ، اس کا کیا سوال ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، خیر چھوڑو۔ اچانک وہ خاموش ہو گیا، میں اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، کچھ پوچھ رہے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں، واقعی بعد میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ اس نے سوال کیا۔
यहाँ रियाजपुर में हमें कोई टेप रिकॉर्डर मिल सकेगा? टेप रिकॉर्डर? हाँ, मैं उस कमरे में होने वाली आवाज़ें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है सज्जाद फजली आसानी से टेप रिकॉर्डर फराहम कर देगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। और उसके बाद हमने अपना ये सिलसिला तर्क कर दिया और आराम करते रहे। शाम को 4 बजे के करीब सज्जाद फजली और उसका भाई वापस आ गए। सज्जाद फजली बहुत खुश नजर आ रहा था। कहने लगा, दोस्तों, मैं बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम देकर आया हूँ। वो क्या? असल में फाखरा को मुतमईन कर दिया है और कहा है कि बहुत जल्द इस आसेफ ज़दा मकान की मुरम्मत शुरू करा दूंगा। मैंने आसेफ ज़दा मकान की रूहों पर काबू पा लिया है। मैंने उसे बताया कि ये रूहें वगैरह कुछ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे वहम पैदा हो गए हैं जिनकी बिना पर इस मकान को आसेफ ज़दा समझ लिया गया है। मैं सारा काम ठीक कर दूंगा। वेरी गुड। वैसे आपको क्यों तलब किया गया था? वो बोलने लगा कि असल में फाखरा भी बेचारी बुरी तरह तन्हाई का शिकार है। वो चाहती है कि हम दोनों जल्द शादी कर लें ताकि उसके बाद हालात पुरसुकून हो जाएं। मैंने भी इस बात का वादा कर लिया है। क्या आपसे उसने ये भी कह दिया है? मेरा मतलब है खातून फाखरा से शादी के बाद आप इसी मकान में रहेंगे? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन आपने ये वादा ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं कर लिया। उसने कहा, देख लेंगे, शादी तो हो जाए। अगर हम इस मकान में गुजर बसर ना कर सके तो कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। वैसे ना जाने क्यों मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि आप ज़रूर इन आवाज़ों पर काबू पा लेंगे। मैं समझता हूँ कि बस यही वो आवाज़ें हैं जो हमें खौफजदा करती हैं, वरना बाकी तो और कोई बात नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ों का सुराग लगा लें। वैसे आपसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, मसलन टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर? हाँ, इत्तफाक है कि टेप रिकॉर्डर बमा अपने तमाम लवाजमात के साथ मेरे सामान में मौजूद है। असल में मौसीकी का शौकीन हूँ और कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें अपने साथ रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ तो सूरत हाल ही कुछ ऐसी पेश आ गई है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सका। मैं टेप रिकॉर्डर आपको फराहम कर दूंगा। मैंने कहा, आप मुझे दे दीजिए, और उसने अपने सामान में से वो कीमती टेप रिकॉर्डर निकाल कर मुझे दे दिया। ये बहुत छोटा और उसके कैसेट भी बहुत छोटे थे। दरअसल नई चीज़ थी, इतनी ताकतवर कि बिजली के बगैर भी बैटरी से चलाकर दूर दूर की रिकॉर्डिंग की जा सकती थी। अब उसके बाद हमें रात का इंतज़ार था और हम ये सोच रहे थे कि कब ये आवाज़ें पैदा होती हैं। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त था कि कमरे से रोने की हल्की हल्की आवाज़ें उठीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती चली गईं। हमने फ़ौरन टेप रिकॉर्डर ऑन कर लिया, टार्चें रोशन की और कमरे की तरफ दबे पाँव चल दिए। वहाँ पहुँचने रोने की आवाज़ें लर्जा खेज चीखों में तब्दील हो गई थी। वहाँ पहुँचते ही रोने की आवाज़ें लर्जा खेज चीखों में तब्दील हो गई थी और इस गहरे सन्नाटे में दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। अलबत्ता ये बात मेरे इल्म में आ गई थी कि ये आवाज़ें कितनी ही तेज़ क्यों ना हो कि इन्हें इस इमारत के अंदर रहने वाले ही सुन सकते हैं, और इसके बाहर ये आवाज़ें कोई भी नहीं सुन सकता था, चाहे वो इमारत के दीवार के पास ही क्यों ना हो। टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया और उसके एक डायल से सब्ज रोशनी थरथरा रही थी। इसका मतलब था कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। काफ़ी देर तक ये आवाज़ें उभरती रहीं और हम उन्हें टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करते रहे। फिर आवाज़ें अचानक बंद हो गईं और असाब शिकन सन्नाटा फ़ज़ा में फैल गया। एक लम्हे तक हम सोचते रहे, फिर मैंने सबको वापसी का इशारा किया और उसके बाद हम उस बड़े कमरे में पहुंच गए जो सज्जाद फजली का कमरा था। टेप रिकॉर्डर बैटरी से चल रहा था और बिल्कुल फिट हालत में था। चुनाचे टेप को रिवाइंड किया गया और उसके बाद हमने उसे ऑन किया। फिर इंतहाई दहशतनाक सूरत-ए-हाल सामने आ गई। टेप रिकॉर्डर पर कोई आवाज़ नहीं उभर रही थी। सब लोगों के चेहरे पसीनों पसीनों हो गए। जवाद फजली ने कहा, मुमकिन है टेप रिकॉर्डर ख़राब हो। मैंने जवाब दिया, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? वो सब्ज रोशनी जो इस बात की अलामत होती है कि आवाज़ टेप रिकॉर्ड हो रही है, जल रही थी, तो फिर कोई आवाज़ रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? समझ में नहीं आता। 1 मिनट तजर्बा करके देख लिया जाए। सज्जाद फजली बोला, वो कैसे? टेप रिकॉर्डर ऑन करो। हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस बात पर अमल किया गया और हम लोग यूं ही उल्टी सीधी बातें करने लगे। फिर जब कैसेट रिवाइंड करके देखा गया तो हमारी आवाज़ें बिल्कुल साफ और वाज़े रिकॉर्ड हुई थी और सूरत-ए-हाल बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इस कैफियत का सबसे ज़्यादा असर सज्जाद फजली पर हुआ। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने कहा, मैंने सुना है कि बदरूहों के ना तो साए होते हैं और ना ही उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है। मेरे खुदा, इसका मतलब है कि उफ, ये तो वाकई आखिरी बात है। अब भी अगर हम ये सोचें कि ऐसा कोई अमल नहीं है, यहाँ तो वाकई हिमाकत है। उसके बदन में थरथराहट पैदा हो गई, आवाज़ भेजने लगी। मैंने और जमाल यज़दानी ने चौंक कर उसे देखा तो वो थर थर काँप रहा था। क्या हुआ मिस्टर सज्जाद फजली? अब मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही है। नहीं मिस्टर फजली, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद को संभालिए। मैं नहीं संभाल सकता। उसके दांत बजने लगे और जिस्म का तमाम खून चेहरे पर जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उस पर गशी की कैफियत तारी होने लगी। जवाद फजली ने कहा, यह तो ख़तरनाक अलामत है, हम इन्हें यहाँ से लिए चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे तन्हा छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ।
बहरहाल उस पर गशी तारी होती चली गई और थोड़ी देर के बाद उसका सारा वजूद बुखार में फूंकने लगा। लेकिन जब भी हम उसे यहाँ से ले जाने की बात करते वो फ़ौरन होश में आ जाता और शिद्दत से इसकी मुखालफत करता। सुबह की रोशनी नमदार हुई और सज्जाद फजली जाग गया। वो लोहे के टुकड़े की तरह तप रहा था और हम उसकी जानिब से तशवीश का शिकार थे। जवाद ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम भाईजान की बात नहीं मानते, इन्हें अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। उसने कहा, मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं अस्पताल नहीं जाऊँगा, अलबत्ता जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। सज्जाद फजली बोला। हमने कहा, हाँ बताओ। तुम उसे बुला लाओ, खातून फाहरा को यहाँ बुला लाओ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर अमल करना, अगर इसके बरक्स तुमने किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, कहीं अजीब सी कैफियत ना हो जाए इसकी। मैं चला जाता हूँ, वैसे भी मुझे फाखरा को इतला देना ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी होने वाली भाभी है। जवाद ने कहा, हो सकता है सज्जाद फाजली फाखरा की बात पर यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाए, तुम लोग ज़रा इसका ख्याल रखना। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। रमज़ान को हमने सज्जाद फजली के पास छोड़ दिया और मैं जमाल यज़दानी को लेकर उसके कमरे से बाहर निकल आया। मैंने सवाल किया, अब क्या कहते हो? वो बोला, एक बार का तुम यकीन करो या ना करो, मैं तो बड़ी सनसनी का शिकार हो गया हूँ। डर रहे हो? देखो, बिला वजह बहादुर बनने की कोशिश नहीं करूँगा, खौफ तो इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। क्या तुम्हें हालात बहुत ज़्यादा संगीन नज़र नहीं आ रहे? मैंने कहा, मैं भी यही कहने के लिए तुम्हें कमरे से बाहर लाया हूँ। क्या मतलब? जमाल यज़दानी ने सवाल किया। सज्जाद फजली की कैफियत बिल्कुल बेहतर नहीं है, मुझे तो कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? खौफजदा तो नहीं हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो लग रहा है जैसे सज्जाद फजली अपनी असल आवाज़ में नहीं बोल रहा हो। असल आवाज़ में? हाँ यार, खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? वो किसी खास कैफियत का शिकार मालूम होता है। अरे बाप रे बाप, तो तुम्हारा मतलब है कि? मैंने कहा ना, डरोगे नहीं, और तुम्हारा हकलाना इस बात की अलामत है कि तुम डर रहे हो। नहीं, डर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन अब क्या होगा? देखो क्या होने वाला है। उसके बाद हमने खुद ही नाश्ते वगैरह की चीज़ें तलाश की और अपना पेट भर लिया। चाय और कुछ स्लाइस हमने रमज़ान को भी दिए और उसने हमारा शुक्रिया अदा किया। सज्जाद फजली गहरी नींद सो रहा था और उसका थरथराता हुआ जिस्म अब साकित हो गया था। मैं भी रात भर का जागा हुआ था। मैंने जमाल से कहा, कहो क्या चाहते हो जमाल, सोना है? वो बोला, यकीन करो शदीद नींद महसूस कर रहा हूँ, मेरा बदन भी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आता है, ना बुखार किसी कैफियत हो रही है। रमज़ान, तुम यहाँ मौजूद हो? उसने कहा, जी साहब, आप बेफिक्र होकर सो जाए, मैं यहाँ मौजूद हूँ। रमज़ान ने हिम्मत से जवाब दिया और हम दोनों वहाँ से वापस आ गए। अपने कमरे में पहुँचने के बाद हम बिस्तरों पर लेट गए। जमाल यज़दानी ने कुछ देर के बाद कहा, शाहिद सो रहे हो तुम? हाँ, शायद सो जाऊँ। क्या ख्याल है, क्या हम इन हालात से निमट सकते हैं? वो बोला, जनाब, थोड़ा सा वक्त गुजरा है, आपने एक ऐसा इदारा कायम करने की बात की है जहाँ आप लोगों की रूहानी मुश्किलात दूर करें। समझ रहे हैं ना आप, और रूहानी मुश्किलात दूर करने के लिए बड़ी मार खानी पड़ती है, बड़े ख़तरनाक हालात से गुजरना पड़ता है। हमें तो वजीफ़े वगैरह भी नहीं आते जिनसे लोग जिन्नात पर काबू पा लेते हैं। हाँ, आते तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सी कोशिश की जा सकती है। मैं यहाँ की बात कर रहा था, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो बोला, ये आसेब ज़दा मकान है, मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त और इंतज़ार कर लिया जाए। हर राज का एक पहलू होता है और खुलकर सामने आता है। पता नहीं क्या हाल है इसका, ले देख लेते हैं। फिर जब हम दोनों बाहर निकले तो हमने महसूस किया कि आसेब ज़दा मकान में थोड़ी सी रौनक है। रमज़ान चाय की ट्रे लिए हुए जा रहा था और सज्जाद फजली के कमरे से जवाद फजली बाहर आ रहा था। हमें देखकर वो मुस्कुराता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। कहो, आसेबों के साथ कैसी गुजर रही है? ठीक हूँ, तुम बताओ, खातून फाखरा की क्या सूरत हाल रही? जवाद फजली ने हंसकर कहा, बेमौत मारी गई है बेचारी। और हम दोनों चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मतलब? बड़े दिल गुर्दे का काम है, इश्क कर तो लिया है जाता है, लेकिन इश्क को निभाना असल मसला है। खातून जिस कैफियत में यहाँ आई है उससे दो ही बातें जाहिर होती हैं, या तो इश्क कामिल होगा या फिर भाड़ में जाए लैला, तेरी वाली बात होगी और खातून फाखरा यहाँ से भाग जाएंगी। मैं और जमाल यज़दानी हंस पड़े। जवाद का कहना कुछ इस तरह का था कि खुद ब खुद हंसी आ जाए। ताहम मैंने तफसील पूछी तो जवाद ने कहा, खातून किसी कीमत पर इस आसेब ज़दा मकान में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि सज्जाद फजली की हालत बहुत ख़राब है तो वो सोच में डूब गई। गालिबन फैसला कर रही थी कि ज़िंदगी ज़्यादा कीमती चीज़ है या इश्क, लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है। आ गई हैं। ओहो, कहाँ हैं? अंदर हैं। वैसे रियाजपुर के एक काबिल हकीम को भी लाया हूँ। हकीम साहब के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, बड़ा लतीफ़ा हुआ। असल में ये कि हकीम साहब खातून फाखरा के मकरूज़ हैं, न्याज़मंद हैं, बल्कि लगता तो ये है कि खातून फाखरा की वजह से उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। बड़ी मुश्किल से यहाँ आने पर आमादा हुए हैं। कहाँ हैं? अंदर। और खातून फाखरा वो भी अंदर हैं। और सज्जाद साहब की तीमारदारी की जा रही है। अभी मैंने चाय अंदर भिजवाई है। हाँ, मैंने रमज़ान को अंदर जाते हुए देखा है। फिर जवाद, मैं और यज़दानी बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर थोड़ी देर के बाद हम अंदर चल पड़े। मैंने पहली बार खातून फाखरा को देखा।
पुख्ता उम्र की मालिक लेकिन बहुत ही पुरकशिश औरत थी, और जब पहली बार उससे तारुफ हुआ तो उसने गर्दन खम करके हमें सलाम किया। सज्जाद फजली शायद उसके आ जाने की वजह से खासी बेहतर कैफियत का हामिल हो गया था। खातून फाखरा के आ जाने के बाद वैसे भी आपको ठीक हो जाना चाहिए, हमने मुस्कुराते हुए कहा, और सज्जाद फजली भी मुस्कुराने लगा। फिर बोला, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। ऐसा है, वैसे खातून फाखरा आप यहाँ क़याम करेंगी या जाना चाहती हैं? वो बोली, नहीं, मैं तो सज्जाद से कह रही हूँ कि यहाँ से चलें, लानत भेजे इस मनहूस इमारत पर, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसने कहा, ऐसे ना कहो, अब जबकि तुमने मुझे ये भी बता दिया है फाखरा कि ये तुम्हारी ख़ानदानी इमारत है, तो फिर मेरे लिए भी ये ज़रूरी हो गया है कि मैं इससे मोहब्बत करूँ। हम ऐसे यहाँ से नहीं जाएंगे। वो बोली, मगर मैं तुम्हें इस आलम में छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। अलबत्ता अगर आप लोगों को जहमत ना हो तो मुझे आप ज़रूर वापस भिजवा दीजिए। इस बार हकीम साहब ने कहा, जिनका नाम हक नवाज था। हक साहब, आपका बेहद शुक्रिया, वाकई आपको जाना चाहिए। क्यों, फाखरा रहेंगी मेरे साथ? खातून फाखरा ने कहा, हाँ, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। तो ठीक है जवाद, हकीम साहब को छोड़ आएंगे। मेरी निगाहें उन बुजुर्ग हकीम को देख रही थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, उम्र 75 या 80 के दरमियान होगी। ये बात मेरे और यज़दानी के दरमियान तय पाई थी कि हमें अगर आसपास की बस्ती का कोई बुजुर्ग शख्स मिल गया तो हम उससे इस इमारत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उस वक्त हकीम साहब को देखकर ये ख्याल हमारे जहन में जागा था। गालिबन जमाल यज़दानी ने भी बिल्कुल मेरे अंदाज में सोचा था, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की समत देखा। अचानक ही जमाल यज़दानी बोल उठा, खातून फ़खरा, आप यहाँ तक कैसे तशरीफ़ लाई हैं? उन्होंने कहा, मेरे पास अपनी लैंड क्रूज़र है। अगर हकीम साहब को छोड़ने के लिए जाना पड़ा तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? वो बोली, लैंड क्रूज़र में चले जाएंगे तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम हकीम साहब को रियाजपुर छोड़ देंगे, थोड़ी सी हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। सज्जाद फजील ने कहा, कोई हर्ज नहीं है। हकीम साहब जल्दी से अपनी दवाइयों वाला थैला लेकर खड़े हो गए थे। उनके अंदाज में बड़ी जल्दबाजी पाई जाती थी। बाहर निकलकर वो लैंड क्रूज़र में बैठ गए और जमाल यज़दानी भी साथ बैठ गए थे। जमाल यज़दानी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। लैंड क्रूज़र स्टार्ट होकर इमारत से बाहर निकल आई तो हकीम साहब ने कहा, खुदा का शुक्र है, इंसान किसी भी उम्र में मरना नहीं चाहता। मुझे तो यूं लगा था जैसे मुझे मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा है। मक्तल से निकल आना कितना बड़ा काम है। बड़ी मनहूस इमारत थी, अल्लाह की बना। हकीम साहब ने खुद ही मेरे मतलब की बात शुरू कर दी। मैंने उनसे कहा, किबला हक साहब, क्या वाकई ये मनहूस इमारत है? उन्होंने कहा, मियाँ ऐसी वैसी, वो तो बस क्या बताऊँ तुम्हें कि कैसे फंस गया। लेकिन आप इस इमारत के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा तो जवाब में हकीम साहब ने मुझे चौंक कर देखा और फिर बोले, कहीं बाहर से आए हो अजीज़म? मैंने कहा, जी यही समझ लीजिए। और सीधे इसी इमारत में आए हो? ये भी बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे इसके बारे में एक शेर सुन लीजिए, खूब शेर और शायरी से दिलचस्पी रखते हो। उन्होंने कहा। मैंने कहा, क्यों नहीं? बोले, चलो सुनाओ। किस कदर मासूम सादा शौक लेकिन बेवफा। हमने जब पूछा तो घबरा के बोले, ज़िंदगी। वो बोले, हाँ वाकई बड़ी खूबसूरत बात है भाई, वाह जी खुश कर दिया, हम भी शायर हैं। हकीम साहब के इस जवाब पर तो मेरी जान निकल गई। किसी शायर को छेड़ने का नतीजा जो हो सकता है वो मैं जानता था, लेकिन बात उस मनहूस इमारत की हो रही थी। जमाल यज़दानी ने फ़ौरन ही मेरी मदद की और बोला, आप तो इस इमारत के बारे में काफ़ी जानते होंगे किबला हक साहब। वो बोले, तुम नहीं जानते? मैंने कहा, हाँ, लेकिन क्यों नहीं, लेकिन इतना नहीं जानते होंगे जितना आप जानते हैं। वो बोले, मेरी उम्र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बस कुछ कह नहीं सकते, वैसे माशाल्लाह सेहतमंद हैं। वो बोले, वैसे मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब भी आप? हाँ मियाँ, बस नज़र ना लगाओ। वैसे इस इबारत के बारे में जब से मैंने होश संभाला है एक ही बात ज़रूर सुनता आया हूँ। हमने कहा, क्या यहाँ हर साल किसी न किसी इंसान का खून होता है? वो बोले, तुमने इस इमारत में कभी किसी ख़ास कमरे से उठती हुई आवाज़ें नहीं सुनी? ये महसूस नहीं किया तुमने जैसे कोई आग में जल रहा हो और जलने वाले के अलग से चीखें निकल रही हों? अगर तुमने यहाँ एक रात भी गुजारी है तो यूँ समझ लो कि तुमने साज़ों की आवाज़ें भी सुनी होंगी। तवील अरसे से इस इमारत में रहने वाली रूह किसी से इंतकाम लेने के लिए बेकरार है। हमारी पूरी तवज्जो हकीम साहब की तरफ हो गई थी। एक अनोखा इंकशाफ, एक हैरान कुन दास्तान शायद हमारा इंतज़ार कर रही थी और हमारे चेहरे सर्द होते जा रहे थे। हम बस हकीम साहब के होंठों से निकलने वाली आवाज़ के मुंतज़िर थे। हकीम साहब जो यकीनी तौर पर इस इमारत के बारे में किसी इंतहाई सनसनीखेज़ कहानी का इंकशाफ करने वाले थे। स्टीयरिंग पर जमाल यज़दानी का हाथ बहका तो मैंने उसे संभालते हुए कहा, नहीं जमाल, अपनी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर रखो। हकीम साहब ख्यालात में डूब गए थे। गालिबन वो इस इमारत से मुतल्लिक मशहूर कहानी के वाक़यात अपने जहन में ताज़ा कर रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस इमारत में हर साल किसी न किसी की ज़िंदगी कम हो जाती है। तुमने इसके मशरक़ी हिस्से में एक कमरे से उठती हुई आवाज़ें शायद सुनी होंगी। गौर करोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि जैसे कोई आग में जल रहा हो।
اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی ہوں۔ میں نے تم سے سازوں کی آوازوں کا بھی تذکرہ کیا تھا، اور اب بھی میں تم سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ نہ جانے کتنے عرصے سے اس کی روح انتقام لینے کے لیے بے قرار ہے۔ یہی کہا تھا نا میں نے تم سے؟ میں نے کہا جی حکیم صاحب، لیکن وہ روح کس کی ہے؟ وہ بولے اس کا نام شہزادہ امیر بتایا جاتا ہے۔ یہ عمارت ایک بہت بڑے رئیس نے خریدی تھی اور اس کا پورا خاندان یہاں آباد تھا۔ شاید یہ بات بھی تمہارے علم میں ہو یا نہ ہو کہ وہ رئیس خاتون فاخرہ کے بزرگوں میں سے ایک تھا۔ اس عمارت میں مقیم ایک نوجوان ملازم نے عمارت میں رہنے والی رئیس زادی سے محبت کی تھی، لیکن وہ ملازم تھا اور اس کی محبوبہ رئیس زادی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور وہی پرانی کہانی۔ رئیس کو اس بات کا علم ہو گیا۔ ایک ملازم کے لیے آقا زادی سے محبت کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہی ہوا۔ رئیس نے اس نوجوان ملازم کو عمارت کے اس مشرقی حصہ میں قید کر دیا اور اس پر مظالم کی انتہا کر ڈالی۔ لوہے کی سلاخیں آگ میں سرخ کر کے اس کا جسم دہا گیا، اس کی آنکھیں نکالی گئیں۔ ایک رات اسے آتش دان کے اوپر لٹکا کر آگ میں جلا دیا گیا۔ اس دردناک کہانی کا پہلو یہ ہے کہ رئیس زادی نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے نوجوان لڑکے پر الزام لگایا اور کہا کہ وہ زبردستی اسے ملاقات پر مجبور کرتا تھا۔ یہ بات رئیس زادی نے محبت کرنے والے اس نوجوان کے سامنے کہی تھی، اور جب اسے آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس نے چیختے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس خاندان سے انتقام لے گا، اور اس وقت تک اس کی روح کو چین نہیں آئے گا جب تک اس خاندان کا ایک فرد بھی اس زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ حکیم صاحب کی سنائی ہوئی داستان نے دل لرزا دیا تھا، اور ہم لوگ اس داستان کے سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ ہولناک چیخیں اور آتش دان میں نظر آنے والا خون، ساری باتیں اس کہانی سے مطابقت رکھتی معلوم ہوتی تھیں۔ پھر جب ریاض پر پہنچے تو خاصا وقت گزر چکا تھا۔ حکیم صاحب نے بہت اصرار کر کے ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے کہا، اور بہرحال ہمیں اترنا پڑا۔ کافی دیر تک ہم ان صاحب سے معلومات حاصل کرتے رہے، اور یہ معلومات انتہائی مفید تھیں۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ واپس آنے کے لیے ہم گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کا انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ آخری حد تک کوشش کر لی۔ ریاض پور کے ایک موٹر میکینک کو بلایا گیا۔ موٹر میکینک بھی کافی دیر تک سر مارتا رہا، لیکن بہت ہی تعجب کی بات تھی کہ ہر کوشش ناکام رہی اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ شام اور رات ہو گئی۔ ہماری پریشانیاں عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ موٹر میکینک بھی چلا گیا اور ہم پریشانی سے سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ حکیم صاحب نے کہا جیسا کہ موٹر میکینک کہہ کر گیا ہے کہ وہ اپنے استاد کو لے کر آئے گا، انتظار کر لو، کل صبح کو کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے، رات کو یہیں آرام کر لو۔ وہ ٹھیک ہے حکیم صاحب، لیکن بہرحال مجبوری ہے، جا بھی تو نہیں سکتے۔ حکیم صاحب بولے فکر کی کوئی بات نہیں، تمہارا دوست جس نے مکان خریدا ہے صرف خوف کا شکار ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے عجیب بات ہے، آخر اس نے وہ مکان کیوں خریدا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ ہم نے کہا بے وقوف آدمی ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ فاخرہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور چند لوگوں نے اسے بھڑکا دیا ہے۔ کیا فاخرہ خاتون سے؟ اچانک حکیم صاحب شور مچانے کے سے انداز میں بولے، جی ہاں۔ اوہ تو کیا وہ؟ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، دیکھو اب مجبوری ہے، کوئی انتظام کرو اور فوراً بھاگو۔ اوہ ہو، سال بھی پورا ہو چکا ہے، کہیں تمہارے دوست اور اس لڑکے کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ میری مراد خاتون فاخرہ سے ہے، وہ کبھی اس عمارت کی طرف نہیں جاتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان، میرا مطلب ہے وہ شخص جو بیمار ہو گیا ہے، اس کا محبوب ہے، اس کی وجہ سے وہ وہاں گئی ہے، لیکن میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ روح کے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے، جلدی کوشش کرو۔ ہم دونوں واقعی بدحواس ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے ہم باہر نکلے اور پریشانی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حکیم صاحب کی سمجھ میں خود نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ حکیم صاحب وہاں سے کہہ کر چلے گئے کہ وہ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 گھوڑوں کا انتظام ہو جائے۔ میں گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھا، اس بدبخت گاڑی نے پتہ نہیں کیوں دھوکہ دیا تھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یوں ہی بے یقینی کے انداز میں نے سلف گھمایا اور گاڑی ایک دم سٹارٹ ہو گئی۔ جمال یزدانی بھی چونک پڑا۔ اس کے بعد ہم نے حکیم صاحب کی واپسی کا انتظار نہیں کیا اور گاڑی کو برق رفتاری سے عمارت کی طرف دوڑایا۔ رات سرد اور تاریک تھی۔ ابھی بمشکل آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ آسمان پر بادل گرجنے لگے اور تیز کڑک کے ساتھ بجلی چمکنے لگی۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تھا، بالکل اجنبی جگہ تھی، راستوں سے واقفیت نہ تھی، اور ویسے بھی صرف یاداشت کی بنا پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ہر لمحہ یہی خطرہ تھا کہ کہیں گاڑی کسی گڑھے میں نہ گر جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد موسلا دھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ ایک طوفان عظیم تھا جو اچانک ہی نمودار ہوا تھا اور اس کا شور لمحہ و لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بجلی کڑکتی تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے ہم پر ہی گرے گی، لیکن بہرحال گاڑی ساتھ دے رہی تھی۔ بارش تھوڑی سی ہلکی ہوئی اور دوسرے لمحے جمال یزدانی کی آواز ابھری، شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ بولا، میرا خیال ہے کہ اتنی دیر میں ہمیں آصف زدہ مکان تک پہنچ جانا چاہیے تھا، ویسے بھی رات کی تاریکی میں راستے کا صحیح تعین کرنا مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، اب کیا کریں؟ وہ بولا، کچھ نہیں، راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔
आसमान पर बादल बदस्तूर रुके हुए थे। इसमें कोई शक नहीं था कि बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन फिर भी इस बात का खौफ था कि बारिश दोबारा शुरू हो सकती है। हम अंदाजे की बिना पर गाड़ी को इधर उधर दौड़ाते रहे। फुहार अब बिल्कुल बंद हो गई थी और सफ़ेद बादलों के अंदर छुपा हुआ चांद हैरत से गिरदोपेश का मंजर तक रहा था। अचानक ही हमें दूर से इमारत की स्याह दीवारें नजर आईं और दिल की धड़कन में इजाफा हो गया। जमाल यज़दानी ने भी मेरे साथ साथ उस इमारत को देखा और उसकी आवाज़ उभरी, खुदा का शुक्र है यार, इमारत नजर आ गई, तुमने देख लिया? हाँ, न जाने क्यों हमारा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हम धड़कते दिल के साथ इमारत की तरफ जा रहे थे। न जाने क्यों दिल में एक अजीब सा एहसास फैला हुआ था। हम खासी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी इमारत के अंदर ले गए, फिर उसे खड़ी करके दीवानों की तरह अंदरूनी इमारत की तरफ भागे। इमारत मामूल से कुछ ज़्यादा भयानक और सोगवार मंजर पेश कर रही थी। दफतन एक लर्जा खेज धमाका सुनाई दिया और फिर इंसानी चीखें बुलंद हुईं, जिनमें बहुत सी मिली जुली आवाज़ें भी थी। हमारे बदन सुन हो गए और वहीं साकित हो गए। लग रहा था जैसे पाँव ज़मीन ने पकड़ लिए हों। इमारत के मशरक़ी हिस्से से चीखों और कहकों की आवाज़ें मुसलसल बुलंद हो रही थी। फिर दफतन उस तरफ से आग के शोले उबल पड़े और आग उस तरफ आनन फैल फैली कि यकीन न आए। हम लोग बुरी तरह वहाँ से भागे और बाहर निकल आए और कुर्बा जवार में कोई आबादी नहीं थी, इसलिए किसी को आग का पता नहीं चला। फिर अंदर ही कोई कार्रवाई हुई और आग बुझ गई। हमारे सारे वजूद साकित हो रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। जब आग बिल्कुल सर्द हो गई और शोले बिल्कुल ख़त्म हो गए तो अचानक ही दोबारा बारिश शुरू हो गई। हम बुरी तरह बदहवास थे। बारिश से बचने के लिए हम अंदर की तरफ भागे और अंदर दाखिल हो गए। गोश्त जलने की बदबू फैली हुई थी और एक इंतहाई हौलनाक माहौल नजर आ रहा था। जमाल यज़दानी ने कहा, पता नहीं इन लोगों का क्या हशर हुआ, तुम गोश्त के जलने की बू सूंघ रहे हो? मैंने कहा, हाँ, आओ देखें। कुछ ही लम्हों के बाद हम अंदर दाखिल हो गए और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए उस कमरे में पहुंच गए। कमरे का दरवाज़ा जलकर खाकस्तर हो चुका था। उस वक्त हम उस हिम्मत का मुजाहरा कर रहे थे जिसकी मिसाल आसानी से नहीं मिल सकती थी। अंदर दाखिल होकर हमने जो कुछ देखा वो नाकाबिल यकीन था। आतिशदान के ऊपर एक जली हुई इंसानी लाश लटक रही थी। उसकी गर्दन में मोटे रस्से का फंदा पड़ा हुआ था और आतिशदान के दाएं जानिब खातून फाखरा जंजीरों से बंधी पड़ी थी। उसकी खोपड़ी के कई हिस्से हो चुके थे और सारा जिस्म खून में लथपथ था। जमाल यज़दानी पर सख्ता सा तारी हो गया था। ये दहशतनाक मंजर देखकर इंसानी दिलो दिमाग पर काबू पाना एक मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल चूंकि मैं मुर्शिद के इशारों पर ऐसे बहुत से मरलों से गुजर चुका था, जमाल यज़दानी की निस्बत मेरे असाब बहुत ज़्यादा मजबूत थे। चुनाचे मैंने उसका हाथ पकड़ा और इमारत से बाहर निकला। मैंने गाड़ी के पास जाकर उससे कहा, यज़दानी, जो संगीन हादसा पेश आ चुका है तुम क्या समझते हो, वो मामूली नौयत का है? अगर किसी को इल्म हो गया कि हम यहाँ मौजूद थे और इन वाक़यात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो ऐसी गर्दन फंसेगी कि निकालना मुश्किल हो जाएगा। हकीम साहब भी गवाही देंगे, हम इन लोगों के साथ थे। हम नहीं जानते कि अंदर सजाद फजली और जवाद फजली का क्या हुआ। आतिशदान पर लटकी लाश किसकी थी, लेकिन हमें इससे ज़्यादा जानना भी नहीं चाहिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो खामोशी से यहाँ से निकल जाएं। बात जमाल यज़दानी की समझ में आ गई थी। बस उसके बाद हमें आबादी तक पहुँचने में खातून फाखरा की गाड़ी ने मदद दी, लेकिन ये आबादी रियाजपुर नहीं बल्कि रात के उस हिस्से में जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये इल्म भी नहीं हो सका कि ये कौन सी आबादी है। लेकिन शुक्र की बात यह थी कि यहाँ रेलवे लाइन नज़र आ रही थी। छोटा सा रेलवे स्टेशन तलाश कर लेना भी मुश्किल काम साबित नहीं हुआ। फिर जो ट्रेन यहाँ आकर रुकी उसके बारे में भी हमें कोई मालूम नहीं था कहाँ जाएगी या कहाँ जा रही है। बस उसमें बैठकर चल पड़े थे और ये भी इत्तफाक ही था कि सही समत का तयन हो गया था कि ट्रेन का आखिरी स्टॉप वही शहर था जहाँ मेरा क़याम था। जमाल यज़दानी इस दौरान एक अच्छा साथी और एक अच्छा दोस्त साबित हुआ था। वैसे भी मुकम्मल तन्हाई दिल को नागवार गुजरती थी। रकम के हसूल का कोई मसला नहीं था। मुर्शिद ने मुझे इस सिलसिले में बहुत कुछ सिखा दिया था। मैंने सोचा कि जमाल यज़दानी को अपने साथ ही रखूं। अगर मुझे शाहिद समझता है तो शाहिद ही सही, मेरा कोई नुकसान तो नहीं होता। यहाँ उतरने के बाद मैं जमाल यज़दानी को लेकर अपनी रिहाइशगाह पर पहुँच गया। उसने मेरी इस शानदार रिहाइशगाह को देखकर हैरत से कहा, इसका मतलब है कि तुमने एक बेहतरीन मकाम हासिल कर लिया है। मैं तो समझ रहा था वैसे के वैसे ही होगे, तुम्हारा ही घर है ना? मैंने कहा, अपना ही कहो। वो बोला, बड़ी खुशी हुई यार, कम से कम तुमने थोड़ी बहुत तरक्की कर ली, हम तो बस वहीं के वहीं रहे। जमाल यज़दानी यहाँ कर बहुत खुश था। मैं भी एक अच्छे दोस्त के साथ मुतमईन था। हम लोग उन पुरस्रार और हौलनाक वाक़यात के बारे में अक्सर गुफ्तगू करते रहते थे। जमाल यज़दानी ने कहा, वैसे एक बात हकीकत है शाहिद, हर चीज़ का एक नशा होता है। हम लोग जिस शोबे से मुंसलिक हो गए हैं, आम लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते। कौन अपनी जान मुसीबत में फंसाता है। असल में जो लोग आलिम होते हैं और उनका ताल्लुक़ अहले इल्म से होता है, उनकी तो बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। बड़े बड़े इल्म का सहारा लेकर वो हर तरह के काम कर लिया करते हैं, लेकिन हम किस खेत की मूली हैं।
البتہ اس کے باوجود دل میں جو جذبے پیدا ہوتے رہتے ہیں ان سے نہ تمہیں انکار ہوا ہے اور نہ کبھی مجھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بیچارے سجاد فضلی کے چکر میں پڑ گئے۔ ویسے میں نے تم سے ایک بات کہی تھی، ہاں مجھے یاد ہے بھلا، کیا تم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں پراسرار واقعات میں پھنسے لوگوں کی مدد کی جائے؟ اصل میں ایسے سینکڑوں ادارے موجود ہیں، اخبارات میں اشتہارات چھپتے رہتے ہیں، تقدیر بدلنے کے شرطیہ دعوے کیے جاتے ہیں، جادو کا توڑ اور جادو کرنا سب کام ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کام بہت مختلف ہوگا۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جمال جس سے ہم یہ ظاہر کر سکے کہ ہم مختلف لوگ ہیں؟ نہ صحیح، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ تم ہر طرح کی کوشش کر لو، یوں سمجھ لو میں ہر مرحلے پر تمہارا ساتھی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایک بات کہہ دوں دوست، برا مت ماننا۔ اس سے پہلے میں ایک بات تم سے بھی کہہ دوں، ہم اپنے کاموں کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کہیں سے خود بخود مل جائے تو ظاہر ہے حاتم تائی بھی نہیں ہیں ہم، اور جہاں تک اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے اخراجات کا معاملہ ہے وہ مکمل طور پر میری ذمہ داری ہے۔ تمہاری تمام ضروریات اخراجات ہر طرح سے میں اٹھاؤں گا۔ اور کچھ؟ جمال یزدانی مسکرا دیا تھا۔ آدمی بڑے کام کا تھا اور جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس سے مجھے بھی اتفاق تھا۔ تیجا تو ہمارے راستے سے تقریباً ہٹ ہی گیا تھا۔ ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی تھی جسے تیجا کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ مرشد نے ویسے بھی ہر معاملے میں میری مدد کی تھی اور اس وقت میں جو کچھ کر رہا تھا یہ انہی کی ہدایت تھی۔ چنانچہ میں خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ پھر ایک سجے سجائے دفتر میں جب مجھے جمال یزدانی نے لے جا کر کھڑا کیا تو میں حیران رہ گیا۔ کیا خوبصورت دفتر اور کیا ہی شاندار ڈیکوریشن تھی اس کی۔ البتہ باہر ابھی کوئی بورڈ نہیں تھا، لیکن یہ بورڈ بھی لگ گیا تھا، اس پر صرف ایک جملہ تھا: ہر مشکل کا علاج ممکن ہے۔ ہم آپ کی ان پریشانیوں کا علاج کرتے ہیں جن کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں نے ہمارے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ ان میں سے زیادہ تر افراد ایسے ہوتے تھے جو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کون سی پریشانیاں ایسی ہیں جن کا ہم علاج کریں گے۔ بڑے بڑے دلچسپ معاملات پیش آئے تھے اور ہم ان تجربات میں بڑے خوش تھے۔ ایک صاحب آئے جو بڑے تیکھے نقوش کے مالک تھے۔ کہنے لگے ایک پریشانی ہے، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل مل سکے گا؟ ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں، فرمائیے۔ کہنے لگے 1.5 سال سے بے روزگار ہوں، نوکری نہیں ملتی، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، بتائیے کیا کروں؟ میں نے جواب دیا نوکری کر لیجئے۔ اور وہ مجھے گھورنے لگے، پھر بولے آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں، بتائیے نوکری کیسے تلاش کروں؟ ہم نے کہا ہاں یہ بات سوچنے کی ہے، کیسی نوکری تلاش کرنی ہے آپ کے لیے؟ انہوں نے کہا بس کلرکی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو نوکری مل گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نثار احمد۔ ٹھیک ہے نثار احمد صاحب، یہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے جائیے اور کل سے دفتر آ جائیے، یہ دفتر سنبھالنا ہے آپ کو۔ چنانچہ تیسری شخصیت بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئی۔ لوگ اپنی مشکلات کا حل مانگنے آتے تھے۔ ہم نے اس دوران سڑکوں پر بیٹھنے والے ان نجومیوں اور کالے جادو کے ماہروں کا بھی سروے کیا تھا جن کے بڑے بڑے اشتہارات اخبار میں شائع ہوتے تھے۔ پیٹ بھرنے کے لیے بہت سے دھندے نکال رکھے تھے ان لوگوں نے۔ ابتدائی میں کسی پریشان حال سے کچھ نہ کچھ رقم اینٹ لیا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے شواہد دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے اور پھر ان کی مشکل کا حل دریافت کرتے۔ پھر ایک دن ایک اچھی شکل و صورت کا شخص ہمارے پاس آیا۔ اچھا خوش شکل انسان تھا، لیکن چہرے کی لکیروں میں فکرمندی کے آثار تھے۔ کہنے لگا میرا نام نجم الحسن ہے، حسن کے نام سے لوگ مجھے یاد کرتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے مسئلوں میں الجھ چکا ہوں، آپ کا بورڈ ذرا مختلف نظر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی رجوع کر لوں۔ جمال یزدانی نے سوال کیا، کہیے مسٹر حسن، آپ بیٹھیے براہ کرم، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ اس نے کہا پہلے یہ بتائیے کہ اگر میں کسی جادو کے زیر اثر ہوں تو کیا آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ کوشش کی جا سکتی ہے اگر آپ پسند کریں تو۔ اس نے کہا لیکن نہ تو آپ میں سے کوئی جادوگر یا نجومی نظر آتا ہے، نہ ہی آپ نے مجھے یہ بتایا کہ میری مشکل کا حل تلاش کرنے والی اصل شخصیت کون سی ہے۔ آپ غالباً کسی کھوپڑی اور 2 انسانی ہڈیوں کا تصور لے کر یہاں داخل ہوئے ہوں گے، یا کم از کم آپ کے ذہن میں جادو ٹونے سے متعلق کسی ایسی شخصیت کا ایسا ہی تصور ابھرتا ہوگا۔ بس یہی گڑبڑ ہے حسن صاحب، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی اس حس کی تسکین کر سکے۔ بہرحال آپ جو کوئی بھی ہیں آپ سے تذکرہ کرنا تو بڑا ضروری ہے، اس نے کہا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہنستی بولتی زندگی میں بڑی مشکل پیش آ گئی ہے۔ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں، عمارتیں وغیرہ بناتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بڑی پرانی شناسائی ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے اللہ نے پیٹ بھی بھر دیا ہے اور تجوری بھی۔ ایک باغ خریدا تھا انہوں نے، اسی علاقے میں جہاں سے تھوڑے فاصلے پر وہ رہتے تھے۔ بڑا پرانا باغ پڑا ہوا تھا۔ میرے ان کرم فرماؤں کو وہاں فارم ہاؤس بنانے کی سوچی، ایک عمارت، ٹیوب ویل اور ایک طویل رقبے میں احاطہ بنانے کا ارادہ کیا انہوں نے، اور اس کا ٹھیکہ مجھے دے دیا۔ میں نے ان سے ایڈوانس رقم لے لی اور اس کے بعد اس علاقے میں کام شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ باغ آسیب زدہ ہے۔ میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا، ایڈوانس لے چکا تھا، خرچ بھی کر چکا تھا۔ درمیانے درجے کا آدمی ہوں، اس لیے ایڈوانس واپس بھی نہیں کر سکتا تھا،
اور پھر سچی بات यह है कि ऐसे मामलात से भी वास्ता नहीं पड़ा था। बाग का कटवाना जरूरी था और वैसे भी बहुत पुराना बाग था। देखने से ही अंदाजा होता था जैसे मनहूस है। सारे दरख्त सूखे पड़े थे, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, माली भी नहीं। कुर्बो जवार की आबादी के लोग बताते थे कि बाग आसेब ज़दा है, दरख्तों पर फल नहीं आते और उसका मालिक भी उसे जान छुड़ाना चाहता था। ज़माना कदीम में तकसीम हिंद से पहले यह किसी हिंदू की मलकियत था। बहर तौर मैंने इन तमाम बातों को मजदूरों से छुपाया और दरख्तों की कटाई का काम शुरू कर दिया। दिन रात दरख्त काटे जा रहे थे और बहुत बड़ा रकबा साफ हो चुका था। लेकिन उसके बाद मुसीबतों का आगाज़ हो गया। एक बहुत पुराना दरख्त था। वहाँ बस्ती के आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि असल में यही दरख्त आसेब ज़दा है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, मैंने इससे पहले कभी आसेब वगैरह नहीं देखे थे, मगर कुछ आसे आसार नमदार हुए जिससे मुझे शुबा होने लगा कि लोगों का कहना गलत नहीं है। मैंने दरख्त की कटाई शुरू कर दी और उस दिन दोपहर का वक्त था। मजदूर जड़ें खोद रहे थे कि दरख्त की जड़ में उन्हें एक अजीबोगरीब संदूक मिला। पत्थर का संदूक था जो अमूमन नहीं होते। मजदूरों ने उस पर कुदालें मारना शुरू कर दी और उस संदूक का ढक्कन खुल गया। मुझे इत्तला मिली तो मैं फ़ौरन ही उस तरफ पहुंच गया। बेशुमार बार ऐसी खुदाइयाँ कराते हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि कहीं इसे कोई ख़जाना वगैरह मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाए। उस वक्त भी जब मुझे मालूम हुआ कि दरख्त की जड़ से एक संदूक मिला है तो मैं दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया और मजदूरों को हटाकर मैंने उस चौकोर गड्ढे में झांका। किसी ख़ास दरख्त के पत्ते बिछे हुए थे जिनमें ख़ास बात यह थी कि वो तरोताज़ा थे। हालांकि वो दरख्त पुराना और सूखा हुआ था, मगर वो पत्ते बिल्कुल हरे थे और उन पत्तों में पत्थर की एक मूर्ति लिपटी हुई थी। मैंने उस पत्थर के मुजस्समे को गौर से देखा। हिंदुओं के देवी देवताओं के बहुत से बुत देखे थे, लेकिन यह मुजस्समा उनमें से नहीं था। एक अजीब सी शक्ल थी उसकी। मैंने वो मूर्ति संदूक से निकाल ली और मजदूरों से खूब गहरा गड्ढा खुदवा लिया, इस लालच में कि शायद ये निशानी हो किसी खजाने की, मगर कुछ नहीं मिला और मुझे बड़ी मायूसी हुई। बहरहाल मजदूरों ने वो दरख्त भी गिरा दिया था, कोई ऐसी खास बात नहीं हुई थी। बहरहाल दरख्त कटने के बाद मैंने मूर्ति जो उस पत्थर के संदूक से निकली थी अपने पास महफूज कर ली। सोचा यह था कि शायद तकदीर के सितारे रोशनी में आ गए हैं और कोई खजाना मेरा मुंतजिर है, लेकिन कुछ भी नहीं निकला था। बहरहाल शाम को घर चल पड़ा। दरख्त का वाक़या दूसरे कामों की वजह से भूल गया। अलबत्ता गाड़ी से उतरा तो पत्थर का मुजस्समा नजर आ गया। उसे उठा लाया और अपनी ख्वाबगाह की कॉर्नर्स पर रख दिया। 2 बच्चों का बाप हूँ। बीवी का नाम हीरा है। बहुत अच्छी है मेरी बीवी, जिस कदर तारीफ करूँ उसकी कम है। बहरहाल हम लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया, बच्चों से बातें की। बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में सोते थे। रात को हम दोनों मियाँ बीवी मामूल के मुताबिक अपने कमरे में सो गए। ये वही कमरा था जिसमें मूर्ति या मुजस्समा रखा हुआ था। उस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बजे थे जिस वक्त एक धमाका सा हुआ। उसके साथ ही हीरा की खौफनाक चीख सुनाई दी। मैं उछल पड़ा। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी और हीरा फर्श पर पड़ी हुई थी। मैंने मसहरी से छलांग लगाई और उसके करीब पहुंच गया। वो पसीने से डूबी हुई थी। उसकी आंखें दहशत से फटी हुई थी, लेकिन वो होश में थी और बार बार उंगली से कॉर्नर्स की तरफ इशारा कर रही थी। मेरी समझ में कुछ ना आया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे उठाकर मसहरी पर लिटाया, पानी पिलाया, दिलासे दिए तो उसकी कैफियत बहाल हुई। और फिर उसके बाद जो उसने तफसील बताई उससे मेरे होशो हवास गुम हो गए। उसने बताया कि वो वॉशरूम गई थी, बाहर निकली तो उसने कॉर्नर्स पर कोई चीज़ गर्दिश करती हुई देखी। वो समझी कि कोई चूहा ऊपर चढ़ गया है, मगर जब उसने गौर से देखा तो वो मुजस्समा हिल रहा था जिसे मैं उस संदूक से निकाल कर लाया था। देखते ही देखते मुजस्समा उठकर बैठ गया। फिर उसके पतले पतले पाँव नीचे लटके और इतने लंबे हो गए कि ज़मीन तक पहुंच गए। उसने घूर कर हीरा को देखा और फिर उतर कर खड़ा हो गया। उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। हीरा दहशत से चीख कर भागी और अपने लिबास में उलझ कर गिर पड़ी। मैं हीरा के इस बयान को एक खौफ समझता, ख्वाब समझता, वहम समझता, लेकिन इस बात को मैं क्या करता। जब मैंने उस कॉर्नर्स की जानिब निगाहें दौड़ाई तो मुजस्समा कॉर्नर्स से गायब पाया और दरवाज़ा खुला हुआ। बात असल में यह है कि इंसान अपने आप को कुछ भी समझ ले। खौफ और दहशत तो फितरत का हिस्सा है जनाब। मैं ये इतराफ़ करते हुए शर्म महसूस नहीं करता कि खुद मेरा भी दम निकल गया था। ऐसे वाक़यात से कभी बराह रास्त वास्ता तो नहीं पड़ा, लेकिन दूसरों से किस्से बहुत सुने थे। मेरी खुद हिम्मत नहीं हो सकी कि खुले दरवाजे से बाहर जाकर देखता। हीरा ने जो कुछ बताया था वो मुझे अपनी आंखों के सामने महसूस हो रहा था और सबूत के तौर पर कॉर्नर से मूर्ति गायब थी। बहरहाल घर का मर्द था, बीवी खौफ का शिकार थी, उसे सहारा देना ज़रूरी था। वो बुरी तरह डरी हुई थी और मुझसे उस मुजस्समा के बारे में तरह तरह के सवालात कर रही थी। हम रात भर नहीं सो सके और मुजस्समा अपनी जगह वापस नहीं आया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हीरा को किस तरह तसल्ली दूं। सुबह को जब मैं तैयार होने लगा तो उसने कहा, तुम चले जाओगे, हसन और मैं खौफ से मरती रहूंगी। मैंने परेशानी से कहा, बड़े ज़रूरी काम है हीरा, तुम हिम्मत रखो। वो जो कुछ भी था अब तो यहाँ नहीं है।
خوف बेकार है, वो वापस नहीं आएगा। हिरा दहशत भरे लहजे में बोली, बच्चे स्कूल चले जाएंगे और मैं तन्हा रहूंगी। और मैं उसे बड़ी मुश्किल से समझाता रहा, लेकिन हकीकत है कि मैं खुद भी सख्त परेशान था। बहरहाल मैं उसे समझा बुझाकर साइट पर चल पड़ा। साइट पर पहुंचा तो वहां दूसरी मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। मजदूरों ने काम शुरू नहीं किया था, बल्कि वो बाग से कुछ फासले पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। हालांकि वो आम हालात में काम शुरू कर देते थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो सब मेरे गिर जमा हो गए। हम यहाँ काम नहीं करेंगे ठेकेदार, ये भूत बाग है, हमारा एक आदमी जख्मी हो गया है। मैंने हैरत से पूछा, वो कैसे? और मजदूर मुझे तफसील बताने लगे। यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने अपने लिए गोशे में आराम की जगह बना रखी थी। पहले किसी ने एक मजदूर को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उस मजदूर को काफ़ी चोट लगी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया था कि ऐसा किसने किया। अभी दूसरे मजदूर उस पर हैरत कर रहे थे कि एक और मजदूर खड़ा हो गया। उसने अपना लिबास उतार फेंका और भयानक आवाज़ में चीख चीख कर गाना शुरू कर दिया। वो नाच भी रहा था। मुझे एक मजदूर ने कहा, ठेकेदार जी, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि झूठ नहीं बोल रहा। रखा की जुबान कोई 8 इंच बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें इतनी तेज रोशनी दे रही थी कि उस रोशनी में आसपास देखा जा सकता था। वो नाचता रहा और हम सब लोग वहां से भाग पड़े, जबकि रखा वहीं रुका रहा। सुबह को वो जख्मी हालत में वापस आ गया। उसकी हालत ख़राब थी। उसने कहा कि यहाँ काम बंद कर दो, वरना सब मारे जाओगे। ठेकेदार जी, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हमारा हिसाब कर दो। मैंने मजदूरों को बहुत समझाया, उनसे कहा कि बेशक वो कुछ दिन के लिए काम बंद करें और बाद में ये काम शुरू कर दें, मगर वो रुके नहीं और इस तरह मेरा काम बंद हो गया। मेरा इंतहाई कीमती सामान वहाँ पड़ा हुआ था। बहुत बड़ी रकम खर्च की थी मैंने और मैं इंतहाई परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा कि शहर से मजदूर लेकर आऊँगा, काम तो शुरू कराना ही है। जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया और फिर अपनी बीवी के ख्याल से वापस चल पड़ा। बहरहाल मैं तो दोनों तरफ से परेशान हो गया था। अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाकर घर में दाखिल हुआ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। ये अचानक जो मुसीबत मुझ पर नाजिल हुई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे कैसे निपटूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि हिरा पुरसुकून थी। बच्चों के बारे में मैंने पूछा तो उसने बताया कि स्कूल से आने के बाद खाना खाकर सो गए हैं। मैंने कहा, तुम तो बिल्कुल ठीक हो ना हिरा? वो आहिस्ता से बोली, हाँ। मैंने पूछा, खाना पकाया है? उसने कहा, हाँ, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। हिरा के बोलने का ये अंदाज नहीं था। वो उस वक्त कुछ अजीब से अंदाज में बोल रही थी। मैं आपको बताऊं जनाब, हमारे दरमियान बहुत मोहब्बत है। हम एक दूसरे से इतनी वाकफियत रखते हैं जितनी मियाँ बीवी को रखनी चाहिए। उसने खिलाफे मामूल मेरी इतनी जल्दी वापसी के बारे में भी नहीं सोचा था। उसकी कैफियत में एक ठहरा ठहरापन था जिसे मैं बहुत अजीब निगाहों से देखने लगा। वो खाना लेने चली गई थी। फिर वो ट्रे लेकर अंदर दाखिल हो गई। ट्रे सेंट्रल टेबल पर रखी, वापस मुड़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये भी ना समझ में आने वाला अमल था। मैंने गर्दन झटकी। भूख लग रही थी। सालन के रकाब से ढक्कन उठाया तो मेरे हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। भरी रकाब में शोरबा भरा हुआ था और उसमें लंबे लंबे अजीब साख्त के कीड़े तैर रहे थे। मैंने बेख्तियार रकाब उठाकर दूर फेंक दी और फिर दहशत ज़दा निगाहों से हिरा को देखा, लेकिन उसकी सूरत देखकर मेरा सांस बंद हो गया। साहब, आपको क्या बताऊं, वो सीधी खड़ी हुई थी। उसके दांत 1-1 इंच लंबे हो गए थे। आंखों का रंग गहरा सुर्ख था और उनमें पुतलियां नहीं थी। सर के बाल इस तरह एक दूसरे से लहरा रहे थे जैसे सांप कुलबुला रहे हों, और उसकी हैबतनाक सूरत देखकर मेरा रुआं रुआं कांप उठा। असाब बेजान हो गए। उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन हाथ पांव ने साथ न दिया। बोलना चाहा मगर आवाज़ नहीं निकली। बस मेरी दहशत भरी निगाहें उसे देख रही थी और वो अपनी सुर्ख आंखों से मुझे देख रही थी। फिर उसके चेहरे का जाविया बदला और उसने ज़मीन पर कुलबुलाते हुए कीड़ों को देखा। आगे बढ़कर उनके करीब गई। उल्टी हुई रकाब सीधी करके उसने एक कीड़े चुनकर उसमें रखना शुरू कर दिए। मैं सकते के आलम में उसे देख रहा था और वह जैसे मुझसे बेनियाज अपने काम में मसरूफ थी। सोचने समझने की कुव्वतें उस वक्त बड़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर भी सोचा क्या करूं। उसने तमाम कीड़े चुनकर रकाब में रखे और फिर इस तरह हाथ हिलाने लगी जैसे नीम बेहोशी की कैफियत में हो। मुझे यूं लगा जैसे वो ऊँग रही हो। बार बार उसके सर को झटके लग रहे थे और कुछ देर के बाद वो फर्श पर सीधी लेट गई। मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया कि वो बेहोश हो गई है। उसके चेहरे में तब्दीलियां रुनमा होने लगी थी और कुछ लम्हों के बाद वो अपनी असली सूरत में वापस आ गई थी। साहब, मेरे असाब भी आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगे और मैं अपनी जगह से हिलने की कोशिश में कामयाब हो गया। उसे छोड़कर भाग जाने को दिल चाह रहा था, लेकिन यहाँ भी ऐसा ना कर सका। आखिरकार वो मेरी बीवी थी, मेरे बच्चों की माँ थी। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी तो नहीं बचाना चाहता था, वो जिस अजाब में गिरफ्तार हुई थी उसे भी देखना था। चुनाचे अपने आप को हिम्मत दिलाकर मैं उसके पास पहुंचा। अब उसकी सूरत बिल्कुल ठीक हो गई थी, सांस चल रही थी और उसके इतराफ में पड़े हुए कीड़े अब भी कुलबुला रहे थे। उन्हें देखकर शदीद घिन का एहसास हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और हिरा की गर्दन और पाँव में हाथ डालकर उसे उठाने की कोशिश की। मैं क्या बताऊं जनाब आपको कि मुझे पसीना आ गया। हालांकि वो एक नरमो नाजुक जिस्म की मालिक, फूल जैसे वजन वाली औरत थी, और भला मैं उसके वजन से कैसे वाकिफ ना होता।
लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसका बदन ठोस पत्थर से तराशा गया हो। मैं उसे जुम्बिश भी नहीं दे पाया था और मेरी दहशत खौफ की इंतहा को पहुंची हुई थी। अचानक ही हीरा की आंखें खुलीं। अचानक उसके चेहरे के नकूश एकदम बदल गए, होंठ ऊपर चढ़ गए और लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसने एक भयानक कहका लगाया और दोनों हाथ उठाकर मुझे दबोचने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैंने जरा हिम्मत से काम लिया और बंदर की तरह छलांग लगाकर दूर चला गया। और उसके बाद मेरा उस कमरे में रुकना मुमकिन न रहा। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात सर्द हो गए थे। जो मंजर मैंने देखा था वो ऐसा हौलनाक था कि मैं तो क्या, कोई भी होता तो वहां ना टिक सकता था। दौड़ता हुआ बच्चों के कमरे की तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। उसके बाद मैंने दरवाज़ा ही अंदर से बंद कर लिया था। मेरे दिल की जो कैफियत थी मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आप एक इंसान होने की हैसियत से खुद सोचें, बैठे बिठाए जो मुसीबत मुझ पर आन पड़ी थी, मेरी जगह कोई भी होता उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रह सकता था। मैं अपने बच्चों के पास बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करूं, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं। ये सारी बातें, ये सारी कहानियां, जिन भूत और इस किस्म के अमल, इसके बारे में सुन तो रखा था, लेकिन कभी जिंदगी के किसी हिस्से में खुद मुझ पर ऐसी बुरी विपदा पड़ेगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। हालांकि उस आसेबज़दा बाग की कहानियां मैंने सुनी थी, लेकिन उन्हें तस्लीम नहीं किया था और अब ये सब कुछ मेरी निगाहों के सामने आ गया था। मेरी हालत बेपनाह ख़राब थी। मैं कहता हूँ ठेका जहन्नुम में जाए, जो रकम फंस गई वो भी गर्क हो जाए। मुझे उस चीज़ का अफसोस नहीं होगा, लेकिन मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे कैसे इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करेंगे। बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना ही था। बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की, सोते हुए बच्चों को जगाया, उन्हें साथ लिया और कमरे से बाहर निकला। लेकिन जो ही मैंने कमरे से बाहर कदम रखा मुझे हीरा नजर आ गई। मैं एकदम चौंक पड़ा था। मैंने उसे गौर से देखा, वो उदास सी खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी कैफियत बिल्कुल मुनासिब थी। मैंने खौफ भरी निगाहों से उसे देखा और उसने भी मेरी तरफ निगाहें उठाईं। फिर उसने बोझल लहजे में बच्चों के नाम लेकर उन्हें पुकारा और दोनों बच्चे उसके पास पहुंच गए। फिर उसने तअज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोली, अरे आप कब आ गए? मैंने बुखलाए हुए लहजे में कहा। उसके पूछने के अंदाज में बिल्कुल सादगी थी। मैंने सूरत हाल पर गौर किया। इस दौरान हीरा बच्चों के साथ मेरे करीब आ गई और बोली, खैरियत तो है? रंग पीला पड़ रहा है आपका, क्या हो गया था आपको? जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, वो बस तुम्हारी वजह से हीरा। तुम कहाँ थी? तुम और क्या कर रही थी? वो खोए खोए लहजे में बोली और मैं गौर से उसे देखने लगा। हाँ, तुम बस दोपहर का खाना खाया था, बच्चों को सुलाया और खुद भी अपने कमरे में आकर गहरी नींद सो गई। गहरी नींद आ गई थी। फिर कुछ आवाज़ें सुनी तो आंख खुल गई। बाहर आकर देखा तो आप थे। उसका जवाब मुनासिब था। जो कुछ मुझ पर बीत चुकी थी वो तो एक अलग कहानी थी, लेकिन अगर हीरा को इस बारे में बता देता वो शायद खौफ से ही मर जाती। उसका अंदाज़ा मुझे हो गया था कि जो कुछ उस पर बीती थी वो उसके इल्म में बिल्कुल नहीं है। चुनाचे मैंने खामोशी मुनासिब समझी और कहा, बस तुम्हारी वजह से ज़रा जल्दी आ गया हूँ। मैंने सोचा कि कहीं तुम परेशान ना हो रही हो। वो खामोश हो गई। उसके बाद वक्त गुजरता रहा और रात हो गई। बच्चों को आज हमने अपने कमरे में सुला लिया था। हीरा ने उसकी वजह पूछी तो मैंने कहा, बस यूं ही हीरा, पिछली रात जो वाक़या पेश आया उससे काफ़ी मुतासिर हो गया हूँ मैं। वैसे जो काम मैं कर रहा था वो भी कुछ दिन के लिए रुक गया है। मेरा ख्याल है कि अब चंद रोज़ तक मैं जाऊँगा ही नहीं। हीरा ने ताज्जुब भरे लहजे में कहा, आप? हाँ, क्यों, क्या बात है? वो बोली, कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं हीरा, रात के वाक़े के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। आखिर वो सब क्या था? तुम्हारी समझ में कुछ आता है? मेरे इन अल्फाज पर हीरा खामोश हो गई थी। देर तक वो खामोश रही। फिर उसने कहा, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, बस दिमाग कुछ गुमसुम सा हो रहा है। ऐसा लगा है दिन भर जैसे पूरे वजूद पर कोई वजूद तारी रहा है। मैं खुद को समझ नहीं पा रही कि क्या हुआ है। मैं हीरा की बात सुनकर खामोश हो गया था, लेकिन दिल में हज़ारों खौफ भरे ख्यालात जन्म ले रहे थे। यह अंदाज़ा हो गया कि मुसीबत आई हुई है और कुछ नहीं कहा जा सकता कि इससे छुटकारा कैसे हासिल होगा। हो सकता है कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाए। बहरहाल बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदलता रहा। हीरा के बारे में भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि जाग रही है या सो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि हीरा सो गई है। बच्चे पहले ही गहरी नींद सो रहे थे। मैं इंतहाई कोशिश के बावजूद नहीं सो सका। परेशान कुन ख्यालात जहन में आ रहे थे। ठेके का मसला भी दरमियान में था। जो वादा किया था उस फार्म हाउस को मुकम्मल करने का, उसमें रुकावट पैदा हो गई थी। शहर से मजदूरों को तलाश करना, यहाँ तक लाना, और उसके बाद ये भी हो सकता था कि वो भी यहाँ से फरार हो जाते। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। क्या ठेका कैंसिल कर दूँ? लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और भी बहुत से ऐसे मामला थे जो इस ठेके के कैंसिल करने की वजह से पैदा हो सकते थे। बस इन्हीं सोचों में रात की नींद गायब हो गई। उस वक्त तकरीबन 2 या 2:30 बजे का अमल होगा। हीरा गहरी नींद सो रही थी, लेकिन अचानक ही उठकर बैठ गई और मैं चौंक पड़ा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे किसी ने गहरी नींद से जगाकर बिठा दिया हो। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे दोनों हाथ सीधे करते अपनी जगह से खड़े होते हुए देखा, और जिस चीज़ ने मेरी जुबान बंद कर दी वो उसका चेहरा था, जो अंगारे की तरह रोशन होकर दमकने लगा था। आंखें बंद थी और सर के बाल आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे थे।
फिर वो छतरी की मानिंद खड़े हुए और अब यूं लग रहा था जैसे बारीक बारीक बाल सांपों की तरह लहरा रहे हों। वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ सीधे किए हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और फिर मेरे खौफ में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब मैंने देखा कि वो हाथ हिलाए बगैर दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गई, या फिर दरवाज़ा जो अंदर से बंद था खुद ब खुद खुल गया है। हीरा रात की तारीकी में खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। मेरे बदन पर थरथरी तारी हो गई थी, पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था, आसाब पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था, दिमाग खौफ से उड़ा जा रहा था। दिल चाह रहा था कि गहरी नींद सो जाऊं ताकि इस खौफ से निजात मिल जाए, लेकिन बीवी थी, मेरे बच्चों की माँ, मेरा मुस्तकबिल। बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी जगह छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव दरवाजे की तरफ पहुंच गया। झांक कर बाहर देखा तो हीरा आगे जा रही थी। मेरे मकान का अहाता बहुत वसी है और उसका आखिरी गोशा काफ़ी फासले पर है। आखिरी गोशे पर भी मैंने एक कमरा बना रखा है जिसमें काट कबाड़ भरा रहता है। ये काट कबाड़ अमूमन कंस्ट्रक्शन के सामान से ताल्लुक़ रखता है। हीरा का रुख उसी कमरे की जानिब था। कमरे के बिल्कुल करीब ही एक दरख्त है जिसका साया पूरे कमरे पर रहता है। मैंने उसे दरख्त की जड़ में कुछ टिटोलते हुए देखा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं आगे बढ़कर उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाऊं। चुनाचे अहाते की दीवार का सहारा लेते हुए मैं बिल्कुल बिल्ली जैसे कदमों से चलकर उसके इतने करीब पहुंच गया कि वहां से हीरा की हरकत का जायजा ले सकूं। वो इस तरह जमीन खोद रही थी जैसे बिल्ली अपने पंजों से जमीन खोदती है। घुटनों के बल बैठी हुई थी और कुछ देर के बाद मैंने उसके हाथ में कोई चीज़ देखी। आसमान पर चांद निकला हुआ था और वैसे भी इमारत के सामने के हिस्से में एक ताकतवर बल्ब रोशन रहता था। यह रोशनी करना मेरी हमेशा की आदत थी। चुनाचे उनकी वजह से मैं उस वक्त हीरा की तमाम हरकतें देख सकता था और फिर जो मंजर मैंने देखा वो मेरे दिल की हरकत बंद करने लगा। मैंने उस मुजस्मे को साफ पहचान लिया जिसे मैं खुद मुसीबत बनाकर अपने साथ लाया था। हाँ, 100% वही मुजस्मा जो कॉर्नर से गायब हुआ था। हीरा ने उसे दरख्त की जड़ में एक ऊंची जगह रख दिया और फिर तकरीबन 4 फीट पीछे हटी और घुटनों के बल बैठकर हाथ इस तरह सीधे किए जैसे कोई किसी की इबादत करता है, और उसके बाद उसने एक अजीबोगरीब अमल शुरू कर दिया। उसने हाथ जमीन पर टिकाए और खुद भी उनके साथ झुकती चली गई, फिर सीधी हुई और पीछे की समत जिस्म को मोड़ने लगी। उसके बाद उसी अंदाज में उसकी रफ्तार तेज होने लगी। वो हाथ सीधे करके सर नीचे झुकाकर जमीन से लगाती और इस तरह पीछे होकर अपना सर अकब में नीचे लगा देती। मैं उसे इस आलम में देखता रहा। दिल खून के आंसू रो रहा था लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हीरा के इस अंदाज में जुम्बिश करने की रफ्तार तेज होने लगी और फिर इतनी तेज हुई कि उस पर निगाहें जमाना मुश्किल हो गया। मेरा कलेजा खून हुआ जा रहा था, दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। एक नर्मो नाजुक औरत थी। इस अंदाज में जुम्बिश करने से उसकी जो कैफियत हो सकती है मुझे उसका एहसास था। वो बहुत ही नाजुक तबा थी, लेकिन इस वक्त जो कैफियत थी वो नाकाबिले यकीन थी। मैं दोनों हाथ दिल पर रखकर उसे देखता रहा और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बड़े परेशान कुन हालात थे। तकरीबन 15 मिनट तक वो यही अमल दोहराती रही और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार सुस्त होती चली गई। फिर मैंने उस मुजस्मे को उठाकर वापस उसकी जगह पर रखते हुए देखा और वो इस काम से फारिग होकर वापस पलटी तो मैं उससे पहले ही दौड़ता हुआ अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। दिल की जो कैफियत हो रही थी उसका हाल बस खुदा ही को मालूम है, किसी से क्या कह सकता था। बिस्तर पर आकर लेट गया मगर बदन जैसे हवा में उड़ रहा था, दिमाग काबू में नहीं था। आह, ये क्या हो गया? हीरा कैसे अजाब का शिकार हो गई है? वो जिस कैफियत में थी उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ऐसे आलम में वो अपने होशो आवाज़ से आ रही होती है। बहरहाल दूसरे दिन मैंने संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया। इस तरह वो हलाक हो जाएगी और मेरे बच्चे माँ से महरूम हो जाएंगे। क्या करूँ? किसी से कोई मशवरा करूँ? वाक़यात चूँकि ऐसे अनोखे थे, किसी को बताते हुए भी शर्म आती थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे। बहुत कमीना फितरत होते हैं। बाज़ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाने से नहीं चूकते कि हीरा मुझे नापसंद करती है और उसने ये खेल मुझसे छुटकारा हासिल करने के लिए शुरू किया है। कहने वाले की ज़ुबान को कौन रोक सकता है? बहुत से इलाकों में मैंने ऐसे बोर्ड लगे हुए देखे थे जिनमें सड़क छाप जादूगर जादू टोने के खिलाफ काम करने के दावे करते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था जनाब। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों से मुझे मुख्तलिफ मालूमात हासिल हो रही थी। एक सन्यासी बाबा से मेरी मुलाकात हुई जिनका तजर्बा 70 साल का था और उम्र 40 साल। बहरहाल ये तो नहीं पता चल सका कि 40 साल की उम्र में 70 साल का तजर्बा कैसे हो गया। इसके लिए उन्होंने एक तजर्बा किया और इस तजर्बे ने मुझे काफ़ी मुतासिर किया। फिर मैंने सारी सूरत-ए-हाल सन्यासी बाबा को बताई। उन्होंने अपने हिसाब किताब लगाकर बिल मेरे हाथ में थमा दिया। बिल की मुझे परवाह नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि अगर वो मेरी बीवी को बिल्कुल ठीक कर दें और उसे इस मुसीबत से निकाल दें तो मैं उन्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। चुनाचे सन्यासी बाबा मेरे साथ मेरे घर आ गए। मैंने उन्हें वो दरख्त दिखाया जिसकी जड़ में वो खौफनाक मुजस्मा था। सन्यासी बाबा इस तरह इजहार करने लगे जैसे सब कुछ समझ गए हों और फिर उन्होंने अपने पैसे हलाल करना शुरू कर दिए। लकड़ी की एक छड़ी से उन्होंने दरख्त के गिर्द एक दायरा कायम किया और मुझसे कुछ चीज़ें तलब करने के बाद मुझसे कहा कि मैं वहाँ से चला जाऊँ
और कमरे में जाकर बंद हो जाऊं और अपनी बीवी पर नजर रखूं। बच्चों को स्कूल भेज दिया गया था। मैंने हीरा को इस बारे में कोई खास बात नहीं बताई थी, बस ये कह दिया था कि मेरा एक शनासा है जो कुछ अमल करने के लिए आया है। बहरहाल 1 घंटा 2 घंटा फिर 2.5 घंटे गुजर गए। उसके बाद जब मुझसे बर्दाश्त ना हो पाया तो मैं बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही सहन में कदम रखा, दरख्त की तरफ देखा, होशो हवास रुखसत हो गए। सन्यासी बाबा बेहोश पड़े थे। उनका पूरा जिस्म धची धची हो रहा था और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की लकीरें नजर आ रही थी। कई जगह नील पड़े हुए थे। एक आंख रुखसार तक बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। जल्दी से पानी लेकर आया और सन्यासी बाबा पर उंडेलने लगा। मेरे पीछे ही पीछे हीरा भी आ गई। उसने हैरानी से उन्हें देखते हुए पूछा, अरे ये क्या हो गया है? ये तो यूं लगता है जैसे किसी से लड़ाई हुई है इनकी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ ऐसा ही लगता है। ये आपके ही दोस्त है ना जो आपके साथ आए थे? हीरा ने पूछा। हाँ। वो बोली, मगर ये यहाँ क्या कर रहे थे? खुदा जाने क्या कर रहे हैं आप। आपको मालूम नहीं कि ये यहाँ दरख्त के पास बैठे हुए क्या कर रहे थे? हीरा बोली और मैं गहरी निगाहों से उसका जायजा लेने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल सादगी और मासूमियत थी। वो कहने लगी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा, सोच रहा हूँ हीरा कि वाकई ये क्या हो गया, होश में नहीं आ रहा ये तो। हीरा और पानी ले आई और बमुश्किल तमाम हमने सन्यासी बाबा को थप्पड़ मारकर होश दिलाया। वो उठे और दहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखते रहे। फिर मुझ पर नजर पड़ी और फिर हीरा को देखा और उसके बाद इस बुरी तरह भागे कि अपना जूता भी पीछे छोड़ गए। बड़े गेट से टकराए थे, गिरे थे और फिर उठकर उसी तरह भाग पड़े थे। हीरा पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी। उसने कहा, ये कोई तमाशा करने आए थे यहाँ? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, पता नहीं, मुझे ये अंदाजा हो गया था कि सन्यासी बाबा के साथ क्या सलूक हुआ है। उसने उसके होश दुरुस्त कर दिए हैं। बहरहाल सन्यासी बाबा भाग गए हैं। मैं आज तक इस मुश्किल में हूँ। इस मुसीबत को मुझ पर नाजिल हुए काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। बहुत से लोगों से रुजू कर चुका हूँ, कोई बात समझ नहीं आती कि क्या करूँ। जिस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ हूँ मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। बाग पर चंद लोगों को सामान की निगरानी पर रखा हुआ है जो काफ़ी कीमती है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। हीरा की वही हालत है, रातों को उठती है, दरख्त की जड़ में जाकर बैठ जाती है। अब तो बच्चे भी उससे खौफजदा रहने लगे हैं। मुझे खतरा है अगर ये कैफियत ज़्यादा अरसा तक रही तो कहीं बच्चों को कुछ ना हो जाए। ये किस्सा है दोस्त, मैंने आपसे एक बात भी नहीं छुपाई। सूरत हाल की नौयत का आपको भी अंदाज़ा हो चुका है। बराह करम सोच समझ कर जवाब दीजिए कि मेरे सिलसिले में कुछ कर सकेंगे या नहीं। मैंने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता जमाल यज़दानी के चेहरे पर भी खौफ की लकीर थी। हम लोग बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं बन सकते थे। मैंने अलबत्ता हसन से उसके घर का पता पूछा और उसने अपना कार्ड निकालकर मेरे हवाले कर दिया। फिर बोला, क्या आप लोग मुझे अभी ये बताना पसंद करेंगे कि आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, हसन साहब अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत जल्द आपको इस सिलसिले में तफसील बता दी जाएगी, चाहे वो माजरत की शक्ल में क्यों ना हो। उसने कहा, ठीक है, अब ये बताइए कि मुझे आपको क्या पेश करना होगा। मेरा मतलब है, मैंने कहा, इस वक्त आप हमारे साथ 1 कप चाय पिएं, बस यही हमारा मुआवजा है। नहीं, मेरा मतलब है इस वक्त अर्ज किया ना, हम मुआवजे के लिए काम नहीं करते। काश हम आपकी मुश्किल को दूर कर सकें। नजमुल हसन बहुत मुतासिर हुआ था। अलबत्ता उसके जाने के बाद जमाल यज़दानी ने हंसते हुए कहा, वो सोच रहा होगा कि हम बहुत अच्छे कारोबारी हैं। इस तरह उसे दिलासे देकर चाय पिलाकर बाद में उससे कोई बड़ी रकम तलब करेंगे। मैंने सवाल किया, अब ये बताओ जमाल, क्या इरादा है, क्या करना है? उसने कहा, मोहतरम जनाब किबला शाहिद साहब, बात असल में यह है कि हम में से कोई आलिम तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हमने ये इदारा खोला है और जो बोर्ड हमने लगाया है उसकी लाज भी रखनी है। बेचारे सज्जाद फजली को तो हम नहीं बचा सके क्योंकि वो एक रूह के इंतकाम का शिकार हुआ है, लेकिन कोशिशें तो जारी रखेंगे। होना वही है जो नजमुल हसन और हीरा खानम की तकदीर में लिखा हुआ है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा तजर्बा, थोड़ा सा मुशाहिदा बड़ी करामत चीज़ होती है। ये तो करके देख ही लिया जाए। मैंने कहा, गोया तुम इस बात से इत्तफाक करते हो कि वहाँ जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। उसने कहा, मेरा तो यही ख्याल है कि पहले के माने जिस तरह हम वहाँ उस इमारत में पहुँचे थे और बहरहाल उन सारे वाक़यात का इख्तिताम देख कर आए थे, उसी तरह मैं समझता हूँ कि अब भी हमें अपना ये काम करना चाहिए। अगर किसी तौर पर कामयाब हो गए तो वाह वाह, नहीं हुए तो अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने कहा, ठीक है, फिर यूं करते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम नजमुल हसन के घर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। और इस बात पर हम दोनों ने बैक वक्त इत्तफाक भी कर लिया था। हालांकि बेचारा जमाल यज़दानी भी ये बात नहीं जानता था कि मेरी असलियत क्या है। जिसे वो शाहिद समझ रहा है वो शाहिद नहीं है, बल्कि कोई और ही शख्सियत है। उस दिन तो खैर हमने नजमुल हसन के घर जाना मुनासिब नहीं समझा। थोड़े बहुत इंतजामात भी करने थे, कोई तरीक़ा कार मुंतखब करना था। मेरे जहन में मुर्शिद आए थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा था उसके बारे में भी सोचना ज़रूरी था।
बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर ही फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, हमें हर कीमत पर नजमुल हसन के मामले में उलझना पड़ेगा। रात को जमाल यज़दानी से इस मौजू पर गुफ्तगू हुई और ये तय पाया कि नजमुल हसन से राब्ता कायम करके हम उससे ये कहेंगे कि हमें कुछ वक्त के लिए अपने घर क़याम की इजाज़त दे। घर में ये ना बताए कि हम किस लिए आए हैं, और हीरा को यही कहे कि हम उसके दोस्त हैं जो वहाँ क़याम के लिए पहुँचे हैं। उसके लिए नजमुल हसन से मिलना बहुत ज़रूरी था। निसार को हमने ये ड्यूटी सौंपी कि वो नजमुल हसन के घर जाए और उसे हमारा ये पैगाम दे और ये कहे कि हम उससे मिलना चाहते हैं। चुनाचे निसार वहाँ रवाना हो गया। नजम उसके साथ साथ ही हमारे पास आ गया। चेहरे पर वही फिक्र मुंजमद नजर आ रही थी। आने के बाद बोला, मैं तो ये समझता था कि शायद आप लोगों ने मेरे मसले में रिस्क ना लेने का फैसला किया है। नहीं, हमने आपके मसले में हिस्सा लेने का फैसला किया है। आप ना लेने की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ यही कि हम अपने फेल के खुद जिम्मेदार होंगे। उसने कहा, काश मेरे घर आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। मैंने कहा, अच्छा अब इन बातों को छोड़िए मिस्टर हसन, हम आपको नजम कहें या हसन? उसने कहा, यह आपकी मर्जी है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि हसन ज्यादा अच्छा लगता है। आज तकरीबन 4 बजे हम एक सूटकेस के साथ आपके घर पहुंच रहे हैं। आपके मेहमान हैं और किसी दूसरे शहर से आए हैं, आपके घर क़याम करेंगे। उसने कहा, बहुत बेहतर, नाम मालूम कर सकता हूँ आपके? मैंने कहा, शाहिद और जमाल। वो बोला, बहुत बेहतर, आप लोग तशरीफ़ ले आइए, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? कोई और ख़ास बात तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया, अच्छा लग रहा था। निसार को हमने तमाम सूरत हाल बताई और कहा कि हो सकता है कि हम कुछ दिन तक दफ्तर में ना पहुंच सके, एक केस है जिस पर काम करना है। निसार को भला क्या एतराज़ हो सकता था? उसे ज़रूरी हिदायत देकर आखिरकार हम लोग बाहर निकल आए। बाजार से कुछ ख़रीदारी की, बच्चों के लिए कुछ खिलौने, मिठाई वगैरह, एक आध साड़ी भी ले ली थी, ताकि बिल्कुल ये तासुर कायम हो जाएगा कि हम लोग किसी दूसरे शहर से आए थे। और फिर मुकर्ररा वक्त पर नजमुल हसन के घर पहुंच गए। अच्छा खासा खूबसूरत मकान था, ठेकेदार का मालूम होता था। जगह जगह कंस्ट्रक्शन का सामान बिखरा पड़ा था। वो दरख्त भी नजर आ गया जिसकी जड़ में वो मुसीबत दफन थी। नजमुल हसन ने बाहर निकलकर हमारा इस्तकबाल किया और फिर बोला, मैंने हीरा को बता दिया था कि मेरे जिगरी दोस्त आ रहे हैं। हैरान तो हुई कि ये मेरा जिगरी दोस्त शहर कैसे पहुंच गया और अचानक ही कैसे आलम ज़हूर में आया है, लेकिन बहरहाल मैंने समझा दिया है। आइए, आप लोगों का इंतज़ार कर रही है वो, बल्कि बावर्ची खाने में मसरूफ़ है, खाना पका रही है। हम लोग उसके साथ अंदर दाखिल हो गए, अहाते का जायज़ा लिया। एक लम्हे के अंदर ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ बदरौनकी सी फैली हुई है। एक मनहूस सा तासुर कायम था। दिल तो चाहा कि हसन से सवाल कर लिया जाए कि पहले भी यहाँ ऐसा ही माहौल था या किसी बदरूह का साया होने के बाद यह सूरत हाल पेश आ गई है, लेकिन बहरहाल ये सवाल उसे खौफजदा कर देता, इसलिए हमने इसका ख्याल रखा। फिर हिरा से मुलाकात हुई। नर्म नाजुक सी एक खातून थी, उम्र 28 साल से ज़्यादा नहीं होगी। चेहरे पर कुछ शोख लकीरें भी थीं, लेकिन अब उस चेहरे पर एक और भी एहसास सा छाया हुआ था। उसने कहा, हमें नहीं मालूम था कि हसन के आप जैसे दोस्त भी हैं। हसन ने आज तक अपनी बेशुमार बातें हमसे छुपा कर रखी हैं। भाई, आप लोगों के आने से बड़ी खुशी हुई है हमें, लेकिन जी लेकिन क्या? जमाल ने सवाल किया तो हीरा ने हसन की तरफ देखा और हसन बोला, अब इतनी जल्दी भी ना करो हीरा, मेरे दोस्त समझेंगे जैसे तुम इन्हें डराकर यहाँ से भगाना चाहती हो। वो बोली, अरे नहीं, खुदा की कसम मैं तो ये चाहती हूँ कि ये 2-3 महीने हमारे साथ रहें। इतनी खिदमत करूँगी इन लोगों की कि ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें पकाकर खिलाऊंगी कि ये भी याद रखे। भाई, आप वादा कीजिए कि आप हमारे साथ एक अच्छा और तवील वक्त गुजारेंगे। मैंने कहा, भाभी, असल में खाने पीने के तो हम भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, लेकिन बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर अपनी इज़्ज़त करवानी है तो 2 दिन मेहमान रहो, 4 दिन मेहमान रहो, उसके बाद शराफत से बाहर निकल आओ, वरना मेज़बान उठाकर फेंकवा देते हैं। इस बात पर दोनों मियाँ बीवी खूब हंसे थे और फिर हीरा ने कहा था, चलिए भाई ठीक है, अगर आप हमारी निगाहों में फ़र्क पाएँ तो चले जाएँ, मगर शर्त यह है कि जब तक हम आपकी खिदमत करते रहें आप जाएंगे नहीं। चले, ये ठीक है, ये फैसला बाद में हो जाएगा। अब ये बताओ, मेहमानों को ठहराएंगे कहाँ? इमारत अंदर से भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि नजम खुद कंस्ट्रक्शन का काम करता था, इसलिए उसने घर भी बहुत अच्छा बनवाया था। एक काफ़ी कुशादा कमरा हमें दे दिया गया, जिसकी बड़ी खिड़की पूरे अहाते के सामने खुलती थी और कमरे में हर तरह की आसाइश का बंदोबस्त था। बाथरूम भी कमरे के साथ ही बना हुआ था। यहाँ हमारे लिए बेड भी मौजूद थे, मेज़ कुर्सी भी और ज़रूरत की बाकी तमाम चीज़ें भी। चुनाचे हमने सबसे पहले इस कमरे में क़याम किया। हिरा के बारे में ये अंदाज़ा लगा लिया था कि काफ़ी खुश मिजाज और अच्छी तबीयत की खातून थी, लेकिन बेचारी के बारे में नजम ने जो कुछ बताया था वो बड़ा अफसोसनाक था। दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे थे। लड़के का नाम बबलू और लड़की का नाम पिंकी के नाम से पुकारा जाता था। शाम की चाय और फिर रात का खाना बहुत अच्छा बनाया गया था। इस दौरान हम लोग बाहर भी आए थे और नजम हमें पूरा घर दिखाता फिर रहा था। हम उस दरख्त के नीचे भी गए थे। यहाँ साफ ऐसे आसार नजर आते थे जिनसे पता चलता था कि दरख्त की जड़ में कोई चीज़ दफन है। बड़ा सनसनीखेज माहौल था।
لیکن ہم نے طے کر لیا تھا کہ انتظار کریں گے۔ رات کو خاصا وقت ہو گیا تو ہم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کھڑکی جو باہر کی سمت کھلتی تھی سلاخوں کے بغیر تھی اور اس کے دروازے کھول کر کوئی بھی اندر سے باہر اور باہر سے اندر آ جا سکتا تھا۔ جمال یزدانی نے کسی قدر متاثر لہجے میں کہا، کیا پروگرام ہے، جاگو گے رات کو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو، آرام کی نیند سونے کے لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، یار سچی بات یہ ہے کہ میں اس معیار کا انسان نہیں ہوں جس معیار کا بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس خوفناک مکان کے ماحول سے بھی بری طرح متاثر ہو گیا تھا، اور اب بھی سچی بات یہ ہے کہ میری جان نکل رہی ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ ویسے ارادہ کیا ہے؟ میں نے کہا، آج کی رات ذرا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ ہیرا باہر نکلتی ہے یا نہیں۔ ویسے ہی کمرہ بہت عمدہ ہے، یعنی جس طرح سے ہم یہاں سے سارا منظر دیکھ سکتے ہیں، شاید اس عمارت میں کوئی اور کمرہ ایسا نہ ہو۔ ہاں بالکل۔ پھر ہم لوگ کھڑکی سے تھوڑے فاصلے پر کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور باہر کا جائزہ لیتے رہے۔ تا حد نگاہ خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ جمال یزدانی کا یہ کہنا درست ہے کہ عمارت پر ایک عجیب سی نحوست چھائی ہوئی ہے۔ سامنے والا دروازہ بھی بند تھا۔ یہ دروازہ عمارت میں داخل ہونے کا دروازہ تھا اور ہم اسے بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر تک تو باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد جمال یزدانی کی آنکھوں میں نیند نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے کہا، یزدانی اگر تم سونا چاہتے ہو تو سو جاؤ، اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں جگا لوں گا۔ اس نے کہا، برا تو نہیں مانو گے یار؟ میں نے کہا، نہیں مانوں گا، جاؤ سو جاؤ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور جمال یزدانی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور وہ سونے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد اس کے گہرے گہرے سانس سنائی دینے لگے تھے۔ یہی شکر تھا کہ خراٹے نہیں لیتا تھا۔ باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات میں ڈوبا رہا۔ بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی۔ ماضی کے واقعات بھی ایسے واقعات سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ رات آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی اور پھر اچانک میں چونک پڑا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے کا بند دروازہ کھلا اور اس کے بعد میری تمام دلچسپیاں شدت کے ساتھ اس منظر میں منتقل ہو گئی جو میں دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے ہیرا باہر نکلی تھی۔ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی، دونوں ہاتھ سامنے کیے ہوئے چل رہی تھی۔ بال کسی چھتری کی مانند کھڑے ہوئے تھے، چہرہ آگ کی طرح دہک رہا تھا، زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ چلنے کا انداز بے حد بھیانک تھا۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے سے کوئی اور بھی نکلا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ مصیبت کا مارا حسن ہی تھا جو اپنی آگ میں جل رہا تھا۔ اس پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس نے اس کے دن رات حرام کر دیے تھے۔ ظاہر ہے کسی کا گھر اجڑ رہا ہو تو وہ سکون کی نیند تو نہیں سو سکتا، اور اب اس وقت ان حالات میں جب کہ میں اس کی مشکل دور کرنے کے لیے یہاں آیا تھا، سکون کی نیند سوتے رہنا یا پھر اسے نظر انداز کرنا ایک غیر انسانی عمل تھا۔ جمال یزدانی کی طرف دیکھا تو وہ مست نیند سو رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی مزے کی چیز تھا، بزدل، ڈرپوک اور حالات سے خوفزدہ ہونے والا، لیکن اپنے آپ کو 30 مار خان بھی سمجھتا تھا۔ بہرحال اسے اس وقت جگانا بالکل غیر مناسب سمجھ کر میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایسے وقت میں حسن کو سہارا دینا بے حد ضروری تھا، اور پھر جو کچھ اس نے کہا تھا اس کی تصدیق ہو رہی تھی۔ میں چند لمحوں کے بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ اسے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ اس کے عقب میں کوئی ہے۔ دوسرے لمحے وہ میرے قریب آ کر مجھ سے چمٹ گیا، بری طرح کانپ رہا تھا۔ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیتے ہوئے سرگوشی کی، نہیں حسن، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو۔ وہ اس نے انگلی سے ہیرا کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا، ہاں میں نے اسے دیکھ لیا ہے، تم یہی رہو، میں اسے قریب سے دیکھتا ہوں۔ میں نے اسے ایک درخت کی آڑ میں کھڑا کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت دل میں کوئی احساس، کوئی خیال نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں ایک ہمت تھی۔ اب آپ یہ بات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میں کوئی عامل نہیں تھا، بس تجسس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا اور میں ایسے معاملات میں ملوث ہو گیا تھا۔ فاصلہ طے کر کے میں ہیرا کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اس درخت کی آڑ میں بیٹھ گئی تھی اور بلیوں کی طرح زمین کھود رہی تھی۔ پھر اس نے زمین کھود کر مجسمہ نکال لیا، اسے درخت کی جڑ میں ایک بلند جگہ پر رکھا اور اس کے سامنے دو زانو ہو گئی۔ پھر میرے سامنے خوف و حیرت کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ میں نے اس مجسمے کا حجم بڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ وہ بھیانک چہرہ میرے سامنے ایک انسانی جسم کے برابر ہو گیا، لیکن وہ ہیرا کو دیکھنے کے بجائے اپنی خونی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی صورت انتہائی مکروہ تھی اور اسے دیکھ کر نفرت کا شدید احساس دل میں ابھرتا تھا۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، کون ہے یہ؟ کسے ساتھ لائی ہے تو؟ اس کے اس الفاظ پر ہیرا نے گردن گھما کر مجھے دیکھا اور پھر غرا کر بولی، کون ہے تو؟ کہاں سے آ مرا ہے کمبخت؟ میں نے کہا، میں تیرے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو کون ہے؟ ہیرا نے کہا، بتائیں اسے اپنے بارے میں سنتو مہاراج۔ ہیرا کی آواز میں مردانہ پن تھا۔ اس شخص نے کہا، مار سسرے کو، ختم کر دے۔ اور اچانک ہی ہیرا کھڑی ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی مجھے اپنے شانوں پر کوئی چیز محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے کوئی کیڑا سا میرے کندھے پر آ کر گرا ہو اور پھر وہ پھسلتا ہوا میرے بدن پر نیچے آ گیا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کالا کفن تھا جس نے سر سے پاؤں تک مجھے ڈھانک لیا تھا
और अब मैं काले कफन में मलबूस उनके सामने खड़ा था। इधर हीरा ने अपने हाथ सीधे कर लिए थे और उसकी उंगलियां लंबी होने लगी, लंबी और लचकदार, जिनके सिरे सांपों के मुंह बन गए थे और उन सांपों की जुबानें लहरा रही थी। ये लहराते हुए लंबे सांप मेरी तरफ बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि वो मेरे करीब पहुंच गए। लेकिन अचानक ही मेरे दोनों हाथ ऊपर उठे और मैंने उन सांपों को पकड़ लिया। वो मेरे हाथों में तिल मिला रहे थे और मुझे उनसे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। इस तमाम हंगामा आराई में पहली बार काले कफन की अफादियत मुझ पर वाज़ेह हुई थी। ये सब कुछ बेमकसद नहीं था जो मुझे सौंपा गया था। ये काला कफन अचानक ही मुझ तक पहुंचा था। सांपों को मुट्ठियों में पकड़कर दफातन मैंने जोरदार झटके दिए और इसके साथ ही हीरा के दोनों बाजू उसके शानों के पास से उखड़ गए। उनसे खून के फवारे बुलंद हो रहे थे और ये दोनों बाजू सांपों की शक्ल में मेरे हाथों में मौजूद थे। मैंने उन्हें घुमाकर दूर फेंक दिया। हीरा ने हैरत से उस भयानक सूरत वाले शख्स को और फिर अपने बाजू को देखा, लेकिन इसके साथ ही वो भयानक अंदाज में हंस पड़ी थी। संतू महाराज, देख रहे हो, तुमसे मुकाबला कर रहा है पापी हत्यारा कहीं का, महान ज्ञानी महाराज से। अगर ये बात है तो ठीक है, चल मुकाबला है तो मुकाबला ही सही। मैंने अब भी कुछ नहीं कहा था, बस खामोश खड़ा हुआ था कि अचानक ही उस भयानक शक्ल के आदमी ने, जिसका नाम संतू था, 2 चुटकियों में कोई चीज उठाकर इस तरफ फेंकी और हीरा के बाजुओं से बहती हुई खून की धार बंद हो गई। फिर देखते ही देखते वहां से दूसरे बाजू नमदार हो गए। हीरा ने अचानक ही रक्स के अंदाज में घूमना शुरू कर दिया। अब वो तेजी से अपने उन बाजुओं को जुम्बिश दे रही थी। उसके दोनों बाजू शाएं शाएं की आवाज के साथ फजा में गर्दिश कर रहे थे और फिर एक ही लम्हे के अंदर अंदर उसके बाजुओं से कोई चीज नमदार हुई। ये लातादाद परिंदे थे जो गोते लगाकर मेरे सर पर पहुंच गए। उनकी चोंचें लंबी और आंखें सुर्ख थीं। मैंने बगैर सोचे समझे हाथ बुलंद किए और अचानक ही वो फफाक फफाक की आवाज के साथ फजा में फटने लगे। उनके खून के छींटों से जमीन का यह हिस्सा सुर्ख हो गया था। परिंदे घबरा कर ऊंचे उठने लगे और संतू की खौफनाक आवाज सुनाई दी, ऐसे नहीं मानेगा ये, हम्बूरा हम्बूरा। और देखते ही देखते जमीन पर स्याह रंग का एक रीछ जैसा इंसान बरामद हो गया। उसका चेहरा फुटबॉल की तरह गोल और बहुत खौफनाक था। शक्ल किसी बनमानस से मिलती जुलती थी। पहले वो चारों हाथ पांव से चलता हुआ संतू के पास पहुंचा और उसके पैरों को चाटने लगा, फिर सीधा खड़ा हो गया। देख ले हम्बूरा इस हराम खोर को, कौन है ये, कौन है ये? और अचानक ही उस खौफनाक शक्ल के नमदार हो जाने वाले भयानक से वजूद ने कहा, काले कफन में लिपटा हुआ है महाराज, पता नहीं, पर एक बात हम कहें, इससे झगड़ा ना करो, ना करो इससे झगड़ा, मारे जाओगे। काले कफन का दास है ये, भागो रे भैया, दैया रे दैया। और वो किसी रीछी की तरह चारों हाथ पांव से भागकर चला गया। दरख्त की जड़ में बैठा हुआ शख्स उठ खड़ा हुआ था। अरे ये काला कफन क्या है रे? मेरी हिम्मत का क्या पूछना। अब मैं शेर हो गया था। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये बात भी मानने वाली थी कि मेरे मुर्शिद कोई मामूली शख्सियत के मालिक नहीं थे। उस वक्त जिस तरह मेरी मदद की गई थी, मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। दिल को जो हिम्मत हुई थी, जो ढारस बंदी थी, उसके बारे में अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मालूम होता था सीने में दिल की जगह चट्टान आकर रख दी गई है, जिसमें खौफ का कोई तस्वुर नहीं बाकी था। मैंने हाथ फैलाए और अपनी जगह से आगे बढ़ा तो वो भयानक सूरत वाला आदमी उछलकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, ना महाराज ना, हम पागल ना है, ना है, संतू है हमारा नाम, संतू सिंह। बस इसने हमें निकाल लिया था और कैदी बना लिया था। उस मर्द की बात कर रहे हैं हम। ये हमें अच्छी लगी और हमने सोचा कि चलो अच्छी चौकरिया है, थोड़ा सा मन लगा लें इससे। पता नहीं तुम कहाँ से आ गए। ठीक है महाराज, ताकतवर से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। हो गया जो झगड़ा होना था, अब बात खत्म हो गई, जा रहे हैं, छोड़ दिया इसे, अब तुम्हें शिकायत नहीं होगी। और इसके बाद अचानक ही वो छोटा होता चला गया। उसका हुजम कम से कम होते होते एक मक्खी के बराबर रह गया। मेरी निगाहें उस पर जमी हुई थी। दूसरे लम्हे वो मक्खी उड़ी और हवा में तहलील हो गई। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। बता नहीं सकता मैं आप लोगों को कि मेरे अंदर कैसी कैसी कुव्वतें बेदार हो गई थी। उधर हीरा वहीं सर झुकाकर बैठ गई थी। लगता था जैसे वो ऊँग रही है। हालात कुछ बेहतर नजर आते थे। मैंने बड़े एहतराम के साथ अपने वजूद पर से काला कफन उतारा जो एक लिबादे की तरह था, और फिर बड़े आराम से लपेटकर अपने बाजू पर लटका लिया। ये तो एक ऐसी चीज थी जिससे मैं न जाने क्या क्या काम ले सकता था। इस तोहफे को तो मैं किसी तौर नहीं भूल सकता था। बहरहाल मैं वापस पलटा और मैंने हसन की जानिब रुख करके देखा, मगर यहाँ हसन साहब दिलचस्प कैफियत में पड़े हुए थे। उनका सर नीचे था और पाँव ऊपर। गालिबन ये मनाजर उन्होंने देखे होंगे और उसके नतीजे में मुर्गा बन गए। अभी मैं उन्हें सीधा ही कर रहा था कि अपने अकब में कदमों की आवाज़ सुनी। देखा तो हीरा साहिबा चली आ रही थी। काफ़ी परेशान थी। चौंक कर बोली, अरे इन्हें क्या हो गया? नहीं, बस टहलते टहलते सोने के लिए लेट गए हैं। टहलते टहलते? हाँ, रात को चहलकदमी करने निकले थे हम दोनों। ये यहाँ आए और गहरी नींद सो गए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी जान?
वो हैरत से बोली और उसके बाद उसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए। उसने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा और बोली, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? अल्लाह रहम करे, क्या मुझे सोते में चलने की आदत हो गई है? ऐसा ही लगता है। आप यहाँ रुक कर इन्हें देखें, मैं जरा जमाल यजदानी को बुलाता हूँ, हम दोनों इन्हें साथ ले चलेंगे। जमाल यजदानी को उठाना बेहद मुश्किल साबित हुआ था। जागते ही दहशत ज़दा लहजे में बोला, आ गई? अभी नहीं आई, बाहर खड़ी है, आपको बुला रही है। ऐ कौन? जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं? अबे उठ यार, क्यों फजूल बातें कर रहा है? आओ जरा बाहर चलें। वक्त क्या हो रहा है? बहुत बुरा वक्त है। शराफत से चलो, वरना क्या फायदा गर्दन पकड़कर बाहर ले जाऊं। मगर जाना कहाँ है? जहन्नुम में। क्या ख्याल है, कैसी जगह है? मैंने सवाल किया और जमाल यजदानी अपने सर को दोनों हाथों से पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। फिर भर्राई आवाज में बोला, क्या बात है यार? मेरा ख्याल है कि मैं कुछ फजूल बातें कर गया हूं और मुसलसल किए जा रहे हो। नहीं, मैं समझा नहीं। आओगे या अभी यही समझा दूं? बमुश्किल तमाम मैं उसे यहाँ लाने में कामयाब हो सका। उधर बेचारी हीरा हैरान परेशान वहीं बैठी हुई थी। गालिबन नजमुल हसन साहब होश में आने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पहुंचकर जमाल यजदानी ने हैरत से कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चांद कलाबाजियां खा रहा है, हम सब बाहर चहलकदमी कर रहे थे, सोचा तुम्हें भी यहाँ ले आए। मगर ये हसन, वो जो कहते हैं ना मीर की जुबान में, अभी टुक रोते रोते सो गया है, चलो अंदर ले चले। भाई आप इन्हें संभाल कर लाए, मैं बच्चों को देखती हूँ। हीरा बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो अंदर चली गई तो जमाल ने कहा, यार तुम्हें अल्लाह का वास्ता बता तो दो, ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? मैंने कहा, ड्रामा तो हो चुका बेटे, अब ये ड्रॉप सीन है। यानी हम बहुत बड़े बुजुर्ग बन गए हैं और बड़े कामयाब हो गए हैं अपने मामले में। अफसोस उस कमबख्त खोपड़ी को किसी मैकेनिक के हवाले कैसे करूं जो इसे ठीक कर दे, कोई बात ही समझ में नहीं आती। समझा देंगे समझा देंगे, पहले इस शरीफ आदमी को अंदर ले चलो, मैंने कहा। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम बेहोश नजमुल हसन को लेकर अंदर आए थे। हीरा बेचारी बहुत परेशान थी। उसे अब तक सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं था और वो इस बात पर अब भी हैरान थी कि आखिर वो बाहर कैसे पहुंच गई। लेकिन दूसरी सुबह जब नजमुल हसन को होश आया तो उसने सबसे पहले हमारे कमरे की जानिब दौड़ लगा दी और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया था। फिर हाँफता हुआ बोला, क्या हुआ रात को? जो कुछ मैंने देखा वो अरे दोस्त, मुबारकबाद के अलावा और क्या कहा जा सकता है? तुम्हें मुबारक हो, हीरा बिल्कुल ठीक हो गई है। आराम से अपना कारोबार शुरू कर दो, अल्लाह ने तुम पर फजल किया है। वो एक बड़ी अरबा थी जो तुम पर नाजिल हो गई थी और अब वहां कुछ भी नहीं होगा। कान पकड़कर भाग गई है वो बोला, खुदा की कसम मैंने आपको देखा था शाहजी, आप अचानक ही अजीब रूप इख्तियार कर गए थे और उसके बाद ही ये सब कुछ ठीक हो गया था। मैं भी उसी वक्त ठीक हुआ था, नजमुल हसन ने मस्खरेपन से कहा और मैं हंसने लगा। उसके बाद हम लोग वहां से वापस आ गए। काला कफन अब भी मेरे पास मौजूद था। मैंने उसके बारे में जमाल यजदानी को भी नहीं बताया था, लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस था, मैं कुछ और तजर्बात करना चाहता था। बाद में बेचारे नजमुल हसन ने हमें बहुत कुछ देने की कोशिश की, लेकिन इतना तो आप भी जानते हैं और मैं भी कि अगर किसी नेक काम का कोई मुआवजा वसूल कर लिया जाए तो फिर वो नेक काम नहीं रहता। हमारे सामने एक वसी रास्ता था और अब हमें किसी ऐसे नए मसले का इंतजार था जिसमें हम किसी परेशान हाल की मदद कर सकें, और अगर कोई नया मसला खुद हमारे सामने ना आया तो फिर आगे बढ़कर उसे तलाश करें। दोस्तों, ये हौलनाक और पुरस्रार माहौल में जन्म लेने वाली दिलचस्प दास्तान अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर, और हमारे चैनल हैदराबाद को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।